हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल फ्रॉम अध्ययन डिफेंस एकेडमी। तो स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन बैच में जिसका नाम रहेगा बच्चों SPI 2026 एंड GSPI 2026। तो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको मैथ करवाऊंगा बच्चों। और सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो आपका बैच है ये इस बार हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाले हैं। पिछले साल जो हमने बैच किया था उसमें पेड हमने बैच इसको प्रमोट किया था। तो कुछ लेक्चर आपको फ्री मिले थे, कुछ इसमें मिले थे बच्चे पेड में मिले थे। पर इस बार हम टोटल आपको फ्री बैच देने वाले हैं, सारा का सारा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यूट्यूब के ऊपर सारी वीडियोस अवेलेबल रहेंगी। तो आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो फर्स्ट टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा। बाकी भी जो टीचर्स हैं वो सारे के सारे टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग टीचर आपको मिलेगा। तो मैं अपनी बात करूं तो मैं आपको बच्चे मैथ्स करवाने वाला हूँ ना। और मैथ्स का एक काफ़ी अच्छा पोर्शन रहता है आपके SPI के एग्ज़ाम में। और अगर आप लेवल की बात करोगे तो मेरा कहना ये है कि जो 10th का लेवल है वो ही आपका SPI में पूछा जाता है। जितना हमने प्रीवियस एनालाइज किया है पेपर्स को, बाकी बच्चों से बात की है जिन्होंने पेपर को दिया था, तो हमें यही पता चला है कि बच्चे जो 10th लेवल है उसी के लेवल का आपका पेपर आता है। तो मैक्सिमम जो फोकस रहता है एग्जामिनर का वो 10th ग्रेड के ऊपर रहता है ना। कुछ थोड़ा बहुत हो सकता है 9th ग्रेड के ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं, पर मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके लिए है, 10th ग्रेड के लिए। तो 10th ग्रेड में सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा आपका नंबर सिस्टम। तो आज हम नंबर सिस्टम की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जो मेरा करवाने का तरीका है वो भी एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एक लेक्चर में आपका सारा का सारा जितना भी डिस्क्रिप्टिव पोर्शन होगा, जो भी समझाने वाली बातें होंगी, वो एक लेक्चर में मैं आपकी कंप्लीट कर दूंगा। और बात रही सेकंड लेक्चर की, तो सेकंड लेक्चर में हम करने वाले हैं उसी टॉपिक के कुछ ना कुछ आपके MCQs, राइट। तो जैसे ही हमारी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो 2 लेक्चर में आपका एक चैप्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चे, कंप्लीट हो जाएगा। तो कोशिश यही रहेगी आपके लिए भी ज़्यादा लेंथी ना बने और हम भी थोड़ा सा आपको क्वालिटी कंटेंट दे पाएँ। तो उसके लिए एक लेक्चर आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का रहेगा, तो पहले आपने डिस्क्रिप्टिव पोर्शन देखना है। फिर सेकंड लेक्चर जो रहेगा वो किसका रहेगा, आपका MCQ राउंड रहेगा। तो इस तरीके से हम सारा का सारा आपका 10th का सिलेबस कवर करेंगे। कुछ एडिशनल चीज़ें भी होंगी, वो बीच बीच में मैं आपको करवाता रहूँगा। जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ शॉर्टकट अप्रोचेज होती हैं जो आपकी बोर्ड में यूज़ नहीं होती, पर आपके कम्पिटिटिव बेसिस पे जब आप MCQs को टैकल करते हो एग्ज़ाम में तो उसमें आप यूज़ कर सकते हो। वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले अच्छा स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पे। बल्कि जो 10th क्लास में जो आपका नाम है इसका, वो नंबर सिस्टम नहीं है, उसको बोला गया है रियल नंबर, यानी रियल नंबर। तो ये चैप्टर का नाम है, पर हम कहीं ना रियल नंबर भी कहाँ से आया था, नंबर सिस्टम से ही आया था। तो हम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, नंबर सिस्टम के बेसिस पे ही आपका पूरा का पूरा मैथ्स बच्चे क्या है आपका, जस्ट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि एक पूरी बिल्डिंग बनी है, उसमें जो ब्रिक का काम किया है वो किसने किया है, नंबर्स ने किया है। नंबर सिस्टम पे ही सारा बेस्ड आपका क्या रहेगा, मैथ्स रहता है। ये आपने स्टार्टिंग में सीखा होगा जब आप छोटे बच्चे थे, जो अब स्कूल में गए तो टीचर्स ने सबसे पहले आपको क्या सिखाई, मैथ्स में काउंटिंग सिखाई होगी, राइट। तो आपको काउंट करना सिखाया कि कोई भी चीज़ें हैं तो वो बोल दिया होगा कि बताओ भाई क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आपने काउंटिंग शुरू कर दी। तो काउंटिंग, ये बात ध्यान में रखना, काउंटिंग आपने शुरू कहाँ से की थी, 1 से की थी। जब काउंट करना शुरू किया तो पहले तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5 ऐसो ऑन। इट मीन्स जो काउंटिंग होती है जो सबसे पहले हमने सीखी थी किसमें, नंबर्स में। फिर आपने धीरे धीरे ये देखा होगा हर एक लेवल के ऊपर ना नए नए नंबर इंट्रोड्यूस किए गए आपको। आपको ना सबसे पहले ऐसा नहीं किया गया कि आप जब सेकंड ग्रेड में गए, थर्ड ग्रेड में गए तो काउंटिंग ना सिखा के आपको क्या सिखा दिया भाई, स्क्वायर रूट, ऐसा तो नहीं किया था। कि आपको काउंटिंग ना सिखा के क्या सिखा दिया, फ्रैक्शन सिखा दी, ऐसा भी नहीं किया था। तो इसका मतलब आपको हर एक ग्रेड के अकॉर्डिंग अपने उसको क्या करना पड़ा, एडवांस करना पड़ा, किसको भाई, नंबर सिस्टम को। तो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से चलता हूँ। जो बेसिक लेवल बोलता है नंबर सिस्टम का, तो सबसे पहले जो हमने नंबर पढ़े थे, सबसे पहले जो नंबर पढ़े थे उनका नाम था बच्चे क्या था भाई, नेचुरल नंबर। अब धीरे धीरे समझते जाना, इसी तरीके से हम सारी की सारी चीजें याद कर लेंगे। पहला आता है भाई नेचुरल नंबर, एन से भी इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होगा कि काउंटिंग नंबर। सबसे पहले काउंटिंग सीखी तो सबसे पहले नेचुरल नंबर आए, जिसको हमने क्या बोल दिया, काउंटिंग नंबर बोल दिया। तो इसको काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। और अगर एग्जाम्पल से समझा दूं आपको तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 0 से शुरू नहीं होता ना, 1 से शुरू होता है। काउंटिंग होगी तो काउंटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 1। तो 1 2 3 4 ऐसो ऑन, ये सारे के सारे आपके क्या बन जाएंगे बच्चे, नेचुरल नंबर बन जाएंगे। यानी पहली क्लास हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। फिर अगली क्लास में टीचर ने धीरे से इंट्रोड्यूस किया कि एक नंबर होता है जीरो, जो कहाँ पे काम आता है भाई, 9 के बाद 10 लिखोगे तो जीरो का यूज करोगे।
तो जीरो को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया हमें। और जब जीरो इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारे पास जो सेट बनेगा नंबर सिस्टम का, उसका नाम चेंज होके पहले नेचुरल नंबर था, अब जो बन जाएगा वो बन जाएगा होल नंबर। तो फिर उसको क्या बोलोगे? होल नंबर। और होल नंबर डिनोट्स बाई डब्लू, डब्लू से डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो मैं बोलूंगा जीरो प्लस एन नेचुरल नंबर ना। अगर जीरो में सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को मिला दिया जाए तो मेरे पास जो सेट बनता है, जो नंबर्स बनते हैं, उनको मैं कलाप करके क्या बोल दूंगा? आपका होल नंबर बोल दूंगा। तो राइट, जैसे मैं इसको जीरो के साथ ऐड कर देता हूँ तो यहाँ पे वो जीरो से शुरू होगा, फिर 0 1 2 3 4 ऐसे ऑन, ऐसे ही होगा ना? ठीक है। अच्छा, बहुत बार बच्चों को ये होता है कि याद नहीं रहती चीज़ें, वो नेचुरल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, होल नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि नेचुरल का मतलब होगा भाई, आपके पास स्टार्टिंग में नेचर कहाँ से आया था? नेचर सबसे पहले था, राइट। अगर मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करूं तो हम भी नहीं थे, नेचर था। तो नेचर के अकॉर्डिंग आप याद रखोगे सबसे पहले जो था वो क्या थे भाई? नेचुरल नंबर, जिसमें काउंटिंग आई थी, मैथ्स की क्या आई थी? काउंटिंग। होल नंबर को आप कैसे याद करोगे? होल नंबर को याद करने का तरीका बता रहा हूँ ना, सिर्फ याद करने का तरीका। जो बच्चे डायरेक्ट याद कर पाते हैं अच्छी बात है। आप इसकी स्पेलिंग देखोगे WHOLE, और इसमें से डब्ल्यू को हटा के होल देखोगे। अच्छा, होल कैसा होगा भाई? गोल। और गोल होगा तो वहां से मैंने क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया आपको कि उसमें जीरो भी आएगा। क्या आएगा? जीरो भी आएगा। बाकी सारी की सारी कहानी किसकी रहेगी? नेचुरल नंबर की रहेगी। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया भाई, होल नंबर का याद होना चाहिए आपको। थर्ड अगर मैं बात करूं तो होल नंबर के बाद नेक्स्ट क्लास में चल पड़े हम। और जब नेक्स्ट क्लास में चढ़ पड़े तो जीरो के अलावा भी कुछ और नंबर्स हमने देखे। अच्छा, उन नंबर्स में हमने क्या देखा? उन नंबर्स में हमने देखी फ्रैक्शन। क्योंकि हमने देखा जीरो और वन, ये वन और टू के बीच में भी बहुत सारी क्या होती है भाई? नंबर्स होते हैं, जिसको क्या बोल दिया? फ्रैक्शन बोल दिया। पर अगेन मैं फ्रैक्शन यूज कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे रैशनल नंबर यूज करना। अब दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी मैं बता दूंगा ना। पर जो आपके पास नंबर PYQ की फॉर्म में आते हैं उनका नाम क्या होता है? आपका रैशनल होता है। पर उससे पहले एक चीज और हम मिस कर गए। क्या मिस किया हमने? एक तो हमने काउंटिंग नंबर बोल दिया, एक तो नेचुरल नंबर बोल दिया। अभी तक हमने नेगेटिव नंबर का कोई जिक्र किया नहीं। नेगेटिव नंबर का तो कोई जिक्र नहीं किया। यानी नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे भाई। नेगेटिव नंबर्स आएंगे तो थर्ड जो हम प्रायोरिटी देंगे वो किसके लिए देंगे? इंटीजर्स के लिए। इंटीजर्स आई से भी डिनोट करते हैं इंटीजर्स को। अच्छा, इंटीजर्स का क्या मतलब होता है? इसमें जीरो भी आएगा प्लस पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, है ना? ऐसे लिख दूंगी, या सीधा मैं ये भी लिख दे सकता हूँ कि 0 1 2 3 एसो ऑन। और नेगेटिव की बात करूँ तो -1 -2 एसो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे? इंटीजर हैं। इंटीजर ध्यान में रखना, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और न्यूट्रल इंटीजर भी होता है। और इंटीजर का मतलब होता है सारे के सारे नंबर्स जिसमें पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाएं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएं। नेगेटिव का मतलब फ्रैक्शन मत लेना ना, यानी PYQ वाली फॉर्म नहीं लेनी। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर। जिसमें मैं इंडिकेट करना चाहता हूं कि ये जो 1 2 3 एस वन, ये वाले जो हैं इनको आप बोलोगे पॉजिटिव इंटीजर। और जो जीरो से पीछे वाले हैं उनको आप बोलोगे नेगेटिव इंटीजर। और अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो को आप क्या बोलोगे? न्यूट्रल। तो जीरो जो होता है वो क्या होता है बच्चे? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। इतनी सी बात समझ में आती है आपको? तो अभी आप धीरे धीरे ना वो जो नंबर सिस्टम है उसको ना धीरे धीरे और डिटेल में पढ़ रहे हो। इसमें पढ़ रहे हो और डिटेल में पढ़ रहे हो। अच्छा, क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि ये जो नंबर्स हमने लिए, चाहे वो नेचुरल नंबर है, चाहे वो आपका होल नंबर है, चाहे वो आपका इंटीजर है, अच्छा इसको रखते कहाँ पे होंगे? जैसे आपने ABC सीखी थी ना, इंग्लिश में आपने ABC सीखी, और उसको रखने का प्रॉपर हमने वो मेथड अपनाया कि पहले A आएगा, उसके बाद B आएगा, और ऐसे करते लास्ट में क्या आ जाएगा भाई? आपके बाई और जेड आ जाएगा। तो सेम अगर मैं बात करूं नंबर सिस्टम की, तो नंबर सिस्टम में जो भी नंबर्स हैं ना उनको प्लेस करने के लिए एक नंबर लाइन बनाई जाती है। नंबर लाइन किस लिए हेल्पफुल है भाई? नंबर लाइन के ऊपर आप सारे के सारे नंबर्स को क्या कर सकते हो? प्लेस कर सकते हो। तो ये भी मैं बता देता हूँ कि सारी की सारी चीजें आप नंबर लाइन के ऊपर प्लेस कर रहे होंगे। अभी तक हमने 3 नंबर पढ़े। अगर 3 नंबर पढ़े तो यहाँ तक आप ये चीज क्लियर कर चुके हो कि नंबर लाइन कुछ इस तरीके की दिखती है भाई। नंबर लाइन कुछ इस तरीके की दिखती है, जहाँ पे बीच बीच में क्या आ जाएगा भाई? जीरो, बिल्कुल बीच में जीरो। जीरो से राइट हैंड साइड में चलोगे तो पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एस सो ऑन। कहाँ तक जाओगे भाई? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाओगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो -1 -2 -3, ये कहाँ तक जाओगे? नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाओगे।
इसका मतलब ऐसे हमने किसको प्लेस कर दिया भाई, सारे के सारे नंबर को प्लेस कर दिया। अभी तक आप यहाँ से यहाँ तक की कहानी सीख चुके हो, ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। यहाँ से आगे की कहानी सीख चुके हो, ये क्या होते हैं, आपके होल नंबर। इस कंप्लीट कहानी को सीख चुके हो, ये क्या होते हैं, आपके पास इंटीजर्स होते हैं। पर अगर कोई मेरे से ऐसा पूछे कि 1 और 2 के बीच में कुछ नहीं आएगा क्या, तो मैं बोलता हूँ आते हैं भाई। 1 और 2 के बीच में क्या आएंगे भाई, रैशनल नंबर्स आएंगे। तो अगला जो आने वाला है वो थर्ड में नहीं, सॉरी फोर्थ में आपके पास आएगा, वो आएगा आपके पास रैशनल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई क्यू, क्यू से भी डिनोट करते हैं। अलग अलग रिप्रेजेंटेशन भी आ जाती है कई बार क्वेश्चन में, और वो मेंशन करता है कि क्यू रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर या आर रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर, बल्कि आर रिप्रेजेंट रियल नंबर आल्सो। अगर ऐसा कहीं भी मेंशन करके दे दिया तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही सोचना है, राइट। तो मैंने बोला रैशनल नंबर क्या आ गया आपके पास, क्यू। अच्छा, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जो आपको पी वाई क्यू फॉर्म में मिले और कंडीशन अप्लाइड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, कि क्यू की जगह जीरो नहीं आना चाहिए। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर, और पी और क्यू की जगह आप क्या डाल सकते हो भाई, इंटीजर डाल सकते हो। इंटीजर जो हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, कहाँ कहाँ पढ़े हैं भाई, ये सारे के सारे इंटीजर ही तो हैं जो यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो सारे के सारे क्या है मेरे पास, इंटीजर हैं। तो इट मीन्स मैं जो इंटीजर हूँ, इंटीजर की जो वैल्यू है वो इसमें डाल सकता हूँ, किसमें, पी और क्यू में। पर ध्यान रखना इंटीजर में तो जीरो भी आता है। तो कंडीशन अप्लाइड कर दी कि क्यू की जगह जीरो नहीं आना चाहिए, बाकी सारी चीजें आपके पास क्या है, वैलिड है। अगर मैं कुछ एग्जांपल दे पाऊँ आपको रैशनल नंबर के, तो कुछ एग्जांपल में मेरे पास अगर मैं 0/1 बोलूँ, ये भी आपका एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जीरो कहाँ के लिए मना किया है, जीरो मना किया है भाई क्यू की पोजीशन पे रखने के लिए। पी पे तो सब वैलिड है, क्योंकि उसने आगे लिखा था पी और क्यू आर इंटीजर, पी और क्यू की जगह कोई भी इंटीजर आ सकता है। पर कंडीशन अप्लाइड क्यू की जगह क्या नहीं आना चाहिए, आपका जीरो नहीं आना चाहिए। पर पी की जगह तो जीरो वैलिड है ना, तो ये आ गया 0/1, ये भी आपके पास इंटीजर है। अच्छा, कोई बोल दे ये 2/3, मैंने कहा हाँ ये भी इंटीजर है। कोई बोल दे -5/2, ये भी क्या है, आपका इंटीजर है। -2/3, ये भी क्या है, आपका इंटीजर है। बल्कि इसके साथ साथ अगर कोई ऐसा भी बोल दे कि 5, तो मैं बोलूंगा 5 भी इंटीजर है। कैसे इंटीजर है भाई, क्योंकि इसको 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं, 1। 5/1 बोलोगे तब भी क्या है, सेम बात है। यानी धीरे धीरे हमने ये वाली सारी चीज़ें भी सीख ली। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने अभी आपको बोला था, अगेन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है। तो इतना मैं क्लियर कर दूं कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं, पर फ्रैक्शन जो होगी वो कभी नेगेटिव नहीं होती। रहते तो सारे दोनों के दोनों किस में है, पी वाई क्यू फॉर्म में ही रहेंगे। और सब में ये भी कंडीशन होगी कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। पर अगर मैं दोनों के डिफरेंस की बात करूं तो आपके जो रैशनल नंबर होते हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। पर अगर मैं बात करूं आपके रैशनल नंबर को छोड़ के आपकी इसमें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन आपकी क्या नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, वो ऑलवेज क्या रहती है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन है, तो फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ द होल। पूरे के पूरे पार्ट का आपने कितना हिस्सा चूज किया तो वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। तो चलो थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं। तो रैशनल नंबर हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए, रैशनल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अच्छा, रैशनल नंबर के बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है भाई इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, इरेशनल नंबर्स का मतलब है अब ऐसे नंबर भी होंगे जो आपके पास बिल्कुल इन दोनों के बीच में होंगे। पर अब इसकी ना दो डेफिनेशन आपकी, रैशनल की इरेशनल की भी। पहले बिल्कुल सिंपल वाले डेफिनेशन समझा देता हूँ। कभी भी इरेशनल नंबर की डेफिनेशन आए तो एक तो डेफिनेशन ये है कि अंडर रूट आएगा और उसके अंदर बैठा होगा भाई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा हो, इट मींस वो नंबर क्या है, आपके पास इरेशनल नंबर है। अच्छा, मैं बोलता हूँ भाई एग्जांपल बता देते हैं आपको। अंडर रूट के अंदर आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उठाना है, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर ना बन सके। अगर 4 डाल दिया, 4 नहीं सॉरी, अगर आपने हाईएस्ट 4 डाल दिया तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मतलब 2 का होल स्क्वायर आप उसको लिख सकते हो। अगर मैं 16 की बात करूं, वो भी होल स्क्वायर नंबर है, उसको आप क्या लिख सकते हो भाई, 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। अगर 25 डाला किसकी जगह भाई, अंडर रूट के अंदर, तो 25 आ जाता है 5 का होल स्क्वायर। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो नहीं डालने, क्यों नहीं डालने, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अंडर रूट को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर देंगे तो नंबर आपका क्या बनेगा भाई, इरेशनल नहीं बनेगा, नंबर आपका क्या बन जाएगा, फिर जाके रैशनल बन जाएगा। तो मैं बोलता हूँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डालने हैं तो 3 डाल दो, फिर अंडर रूट के अंदर 7 डाल दो, चलेगा। अंडर रूट के अंदर 11 डाल दो, अंडर रूट के अंदर 13 डाल दो, ये भी चलेगा, है ना। अंडर रूट के अंदर क्या डाल दो भाई, 21, ये भी चलेगा, एटसेट्रा। ये सारे के सारे क्या आएंगे, आपके इरेशनल नंबर आएंगे।
पर जो आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों में, वो कुछ और भी हैं भाई। अगर मैं इसमें इंपॉर्टेंट चीजों की बात करूं तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। कि एक तो आपको रैशनल नंबर क्लियर होना चाहिए और एक आपको इरेशनल नंबर क्लियर होना चाहिए, राइट। तो ये दोनों टॉपिक थोड़े से आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की थोड़ी संभावनाएं क्या है आपके पास आ जाती हैं इस चैप्टर से, क्योंकि इसके पीछे तो बेसिक बेसिक था, उससे अगर पूछा भी जाए तो मेरे को लगता है कोई बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन सकता है, पर यहाँ से प्रॉपर वे में बन सकता है। तो रैशनल इरेशनल का डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि रैशनल पी वाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, और इरेशनल की अगर वो डेफिनेशन पूछे तो ऐसा बोलते हैं कि वो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते, और पी और क्यू आपका क्या नहीं होना चाहिए, उसमें इंटीजर नहीं होना चाहिए। पर उसके अकॉर्डिंग एक सिंपल डेफिनेशन भी है कि इरेशनल नंबर में स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए, है ना। अगर इसको भी याद करोगे तब भी चल पड़ेगा। पर इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप रैशनल नंबर को चेंज कर सकते हो, भाई डेसिमल में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। आप सब इस चीज को जानते हो कि अगर मैं इसको चेंज करने पे आऊं तो मैं एक छोटे छोटे से एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं वही 5/2, ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया। ये क्या है आपके पास, रैशनल नंबर है। क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ किसमें भाई, डेसिमल में। आप बोलोगे हाँ कर सकते हैं, जिस बच्चे को दिक्कत होती है वो ऐसे भी कर सकता है भाई, 5/2 कर लिया, 2 2 कितना हो गया भाई 4, 1 आ गया, यहाँ पे आपका डेसिमल रहेगा, यहाँ पे 0 2 5 कितना हो जाएगा 10। तो वैसे भी 5/2 करना था तो उसका आधा करना था, 5 का आधा क्या आता है 2.5, तो यहाँ पे आ जाता भाई 2.5। तो 2.5 आपका आंसर आया। यानी जितने भी रैशनल नंबर होंगे उनको आप किस में चेंज कर सकते हो भाई, डेसिमल में चेंज कर सकते हो, इतनी इजी सी बात है। पर अगर मैं कुछ और आपको नंबर बताऊं, सपोज करो मैं बात कर लेता हूं भाई 2/9 की, किसकी बात कर लेते हैं 2/9 की। अब इसको हमने डील करना है, 2/9 को डील करना है। तो 2/9 भी आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है भाई, 2/9 भी मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, रैशनल नंबर है। मैंने कहा रैशनल नंबर है तो इसका भी क्या बनना चाहिए भाई, डेसिमल बनना चाहिए। तो बनाने की कोशिश करते हैं। अब 2 को डिवाइड बाई क्या कर देते हैं भाई 9। अच्छा 9 से डिवाइड करोगे ये तो छोटा है, तो आपका पहले ही क्या लगेगा डेसिमल लगेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 20, है ना, आएगा ना 20। फिर 9 2 क्या करोगे 18। अच्छा 18 आ गया तो यहाँ पे माइनस करके फिर से क्या आ गया 2, फिर से 0 आएगा, फिर अगली बार आप फिर से क्या बोलोगे 2, फिर मैं फिर से बोलूंगा 18, फिर से माइनस करोगे 2 22, फिर 18, फिर S1, फिर से क्या बचेगा भाई 2। ये चीज ना चलती जाएगी, यानी इसका आंसर क्या आएगा आपके पास 0.22222S1, ऐसा कुछ आंसर बन रहा होगा। तो मैं बोलता हूँ कि ये भी तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों में थोड़ा सा क्या है डिफरेंस है। ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है ऊपर वाली, इसको मैं बोलूंगा टर्मिनेट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि डेसिमल टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट का मतलब खत्म हो गया। जो एक्सपेंशन डेसिमल के बाद है वो खत्म हो जाएगी, हो सकता है 2 के बाद खत्म हो जाए या 4 नंबर के बाद खत्म हो जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना। टर्मिनेट कर जाता है, डेसिमल क्या कर जाता है टर्मिनेट, यानी खत्म हो जाता है। आफ्टर सम पोजीशन हो सकता है 3 के बाद खत्म हो जाए, 4 के बाद, जैसे इस वाले क्वेश्चन में 1 के बाद ही वो क्या हो गया फिनिश हो गया, उसके आगे कहानी हमारी नहीं बनी। अगर मैं बात करता हूँ सेकंड की 2/9, तो 2/9 की मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको निकाल के बताई। अच्छा ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, ये आएगा आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाली कैटेगरी भी इंपॉर्टेंट है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आपके नंबर डेसिमल के बाद क्या हो रहे हैं भाई, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे हैं, वो चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। पर कंडीशन अप्लाइड वो क्या है, साथ में रिपीटिंग भी है। रिपीटिंग का मतलब 2 2 2 2 क्या हो रहा है भाई, रिपीट हो रहा है। सेम ऐसा भी हो सकता है कि 25 25 25 25 क्या हो जाए, रिपीट हो जाए। तो या तो 2 2 डिजिट, या तो 3 3, या तो 4 4 का कॉम्बो क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको लिखने का एक तरीका भी होता है भाई, अगर इसको 2 2 बार बार रिपीट कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हो 0.2 और उसके ऊपर क्या लगा सकते हो बार। इसका मतलब भी क्या है, सेम ही है। अच्छा सपोज करो मैं एक और इसका एक एग्जांपल दे दूं, तो एक नंबर ये भी आ सकता है भाई 49 बार और 0 पॉइंट लगा दिया, 0.49 और उसके ऊपर 49 के ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। अच्छा इसका मतलब क्या है, इसको जब भी ओपन करोगे तो कुछ ऐसे देखोगे भाई 0.49494949 S1, राइट। तो कुछ ऐसे बनेगा। तो आप इतना तो समझ गए कि अब
एक डेफिनेशन तो हमने सीखी रैशनल नंबर की पी वाई क्यू वाली, एक मैंने सिखा दी आपको पी वाई क्यू वाली, नहीं कौन सी भाई, डेसिमल वाली। अगर मैं डेसिमल के अकॉर्डिंग बात करूं तो जो आपके पास रैशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग टाइप, एक आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप, राइट। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब इरेशनल नंबर की बात करूं ना तो आपने ये भी सीखा होगा छोटी क्लासेस में कि अगर कोई मेरे से ऐसे पूछ लेता था कि अंडर रूट बता दो भाई 125 का, तो मैं इसका आंसर भी निकाल लेता था। इसका आंसर तो वैसे भी इजी है, मैं थोड़ा सा और इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, अंडर रूट में कर देता हूँ भाई 40 का अंडर रूट मैंने बोल दिया, तो शायद आप इसके लिए भी फैमिलियर होंगे कि इसका आंसर भी आप डेसिमल में निकाल लेते थे, जिसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट डिवीजन मेथड। तो इसमें भी आंसर किस में आता था आपका, डेसिमल में आता था। तो ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, इनकी भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनती है, और इनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो किस टाइप की होती है भाई, वो होती है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कि जो आपके पास इरेशनल नंबर होते हैं अगर उनको भी आप डेसिमल में क्या कर सको, रिप्रेजेंट कर सको, तो उनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी ऐसी बनती है कि वो कभी खत्म नहीं होते, कभी खत्म नहीं होते हैं, डेसिमल के बाद इन्फानाइट चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, पर कंडीशन अप्लाइड, उसमें कोई भी चीज बार बार रिपीट भी नहीं करती, यानी कोई भी प्रॉपर पेयर बार बार रिपीट नहीं करता। अगर पेयर रिपीट कर जाए तो वो रैशनल है, अगर पेयर रिपीट ना करे तो वो क्या है, इरेशनल। अगर कोई मेरा इससे एग्जाम्पल पूछ लेगा तो मैं एग्जाम्पल ये भी दे देता हूँ भाई, 0.235161520129 एस ऑन, ये वाले नंबर दे दिया, राइट। अब इस नंबर को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करना अच्छे से। इस नंबर में क्या है ना कि ये खत्म नहीं हो रहा, देखो आगे जाके बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, आगे तक जा रहा है। पर साथ में ये भी हमने देखा कि कोई चीज रिपीट भी नहीं करी। रिपीट करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पे 1 आ गया तो यहाँ पे 1 आया, सर ये 0 आ गया, ये 0, ये नहीं बोला मैंने। मैंने बोला एक प्रॉपर बंडल आपका रिपीट करना चाहिए। हो सकता है जैसे यहाँ पे 2 1 था, 2 2 2 बार बार रिपीट कर गया, यहाँ पे 49 था, 49 49 49 बार बार रिपीट कर गया। वो बंडल हो सकता है 2 आइटम का हो, 3 का हो, 4 का हो, या फिर 5 5 का भी बंडल पॉसिबल है। पर मैं अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो इस वाले क्वेश्चन में देखो ऐसा कोई भी बंडल मेरे को नहीं मिल रहा है जो बार बार क्या कर रहा हो भाई, रिपीट कर रहा हूं। इट मीन्स ऐसे नंबर्स क्या होते हैं आपके पास, इरेशनल होते हैं। तो मैंने जो अभी आपको करवाया, मैंने रैशनल नंबर की आपके पास बच्चे 3 डेफिनेशन दी, यानी 3 नहीं मैं 2 बोलूंगा, 2 डेफिनेशन दी। एक तो रैशनल नंबर पीवाई क्यू वाली फॉर्म वाली, सेकंड मैंने बोला कि डेसिमल फॉर्म के अकॉर्डिंग रैशनल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक आता है टर्मिनेटिंग टाइप, एक आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप, बट रिपीटिंग टाइप। और इरेशनल नंबर की एक डेफिनेशन दे दी जहां पे अंडर रूट के अंदर क्या आएगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। सेकंड थिंग, जो आपके इरेशनल नंबर होते हैं उसकी डेसिमल जब रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं तो उसकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बनेगी इरेशनल नंबर की, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बनती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इतना क्लियर हो गया आपको? तो आई थिंक आप इतनी कहानी अभी तक समझ चुके हो, राइट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब लास्ट में जो आपका नंबर आता है अभी के अकॉर्डिंग, वो आएगा बच्चे रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या है, रियल नंबर और कुछ भी नहीं है, जितने भी आपने नंबर पढ़े उन सबको जब मैं एक साथ देखता हूं तो उसको बोलता हूं भाई रियल नंबर्स हैं। क्या हैं, रियल नंबर्स। बल्कि आगे जाके जब आप हायर क्लासेस में चलोगे तो आपको रियल नंबर के आगे भी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो रियल नंबर के आगे भी हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़े, जैसे आपका इमेजिनरी नंबर आता है, आयोटा का कंसेप्ट आता है, वो 11th ऑनवर्ड की बातें हैं, राइट। तो अभी के अकॉर्डिंग आपने ये ध्यान में रखना है कि आपके पास जो आपके पास रियल नंबर है उसकी डेफिनेशन होती है ऐसे नंबर जिनको हम प्लॉट कर सकें, प्लॉटेड ऑन द रियल नंबर लाइन। जो भी नंबर लाइन है जिसके ऊपर जितने भी नंबर आप प्लॉट कर सकते हो, जितने भी नंबर रख सकते हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। पहला तो ये भाई। सेकंड, अगर कोई मेरे से पूछ ले तो मैं बोलूंगा इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस रैशनल नंबर। तो मैं बोलूंगा रियल नंबर इज नथिंग बट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, राइट। ये बोल दूंगा तब भी कहानी बन जाएगी। अच्छा, अब इतनी कहानी आप समझ चुके हो। अब कहाँ से आए थे भाई, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, फिर लास्ट में कहाँ गए, रियल नंबर।
और भी कुछ टाइप्स होते हैं नंबर्स के, पर वो जो टाइप्स होती है ना वो इस कैटेगरी में ही आ जाती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम, वो भी हम धीरे धीरे करेंगे। अभी आप इतनी कहानी समझ चुके हो, तो ये समझ चुके थे कि सबसे पहले सर हमने क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा। मैंने कहा हाँ जी पढ़ लिया आपने। फिर आपने बोला जीरो में इंट्रोड्यूस किया तो क्या बन गया था, होल नंबर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, हाँ बोला जा सकता है, क्योंकि होल नंबर में जीरो और सारे के सारे नेचुरल नंबर आ गए, तो उसका गोला क्या होगा भाई, नेचुरल नंबर से बड़ा होगा, क्योंकि उसमें एक नंबर और ऐड हुआ था, क्या, जीरो। फिर अगर कोई इसके बाद पूछेगा तो मैंने कहा हमने इंटीजर किए, और इंटीजर में हमने क्या सीखा कि सारे के सारे होल नंबर भी उसमें थे, सारे के सारे नेचुरल नंबर भी उसमें थे, पर होल इंटीजर के साथ साथ ना नेगेटिव साइड भी आ गई थी, नंबर लाइन के आ गई थी, नेगेटिव नंबर्स भी आ गए थे। तो जब भी उसको बोल दिया तो इंटीजर, यानी इंटीजर का गोला उससे बड़ा बनेगा। इंटीजर में सारे के सारे होल नंबर आ गए, सारे के सारे क्या आ गए, नेचुरल नंबर आ गए। यानी कोई ऐसा बोल दे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर, तो मैं एग्री करूंगा भाई सही बोल रहा है। अगर कोई बोलेगा ऑल होल नंबर आर इंटीजर, मैं तब भी एग्री करूंगा कि सही बोल रहा है। पर अगर कोई ऐसा बोलेगा कि ऑल इंटीजर आर होल नंबर, तो मैं एग्री नहीं करूंगा, डिसएग्री करूंगा, क्योंकि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर तो नहीं होते भाई, क्योंकि इंटीजर कोई नेगेटिव वाले भी होते हैं, वो किस में नहीं आएंगे, होल नंबर में नहीं आएंगे। तो ये चीजें कभी कभार पूछी जा सकती हैं, तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोले भाई इसके बाद क्या पढ़ा था, मैंने कहा भाई इसके बाद पढ़ा था मैंने रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर का गोला उससे बड़ा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे अंदर वाले क्या है, रैशनल ही तो है। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, मैंने इंटीजर का एग्जांपल उठा लिया -2, तो -2 भी क्या है आपका रैशनल नंबर के अंदर आएगा, उसको क्या लिखा जा सकता है, -2/1, -2/1, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला गोला आपका बन गया। फिर आते हैं भाई इरेशनल नंबर, और ध्यान रखना रैशनल और इरेशनल में कोई भी आपस में क्या नहीं है, रिलेशन नहीं है। यानी रैशनल नंबर का गोला अलग, और आपके पास इरेशनल नंबर का गोला अलग। आई आर लिख दिया मैंने इरेशनल नंबर को, आई आर का मतलब क्या बोल दिया मैंने, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या आते थे भाई, याद है ना आपको, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, वो सारे के सारे क्या होते थे, इरेशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल का कोई भी आपस में क्या नहीं है भाई, रिलेशन नहीं है। पर ये भी हम किसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर लाइन के ऊपर। आपने बोर्ड में भी किया होगा, 9th क्लास में एक क्वेश्चन भी आता था कि √3 को आप प्लेस करो नंबर लाइन के ऊपर, तो इजीली आप क्या कर देते थे, वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसको वहां पे सॉल्व कर लेते थे, करते थे भाई, आपने किया है ना। अगेन आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो वाली चीज़ें, अब इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इस टाइप के इरेशनल नंबर होते हैं, रैशनल और इरेशनल में कोई भी आपस में रिलेशन नहीं होता, बल्कि इरेशनल नंबर जो होते हैं ना वो आपके पास नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ये तो सारे के सारे हो ही जाते थे, राइट। जब भी हमने इन दोनों को जोड़ के देखा, इन दोनों को जोड़ के देखा, तो मेरे पास एक प्रॉपर जो आपके पास सिस्टम बना नंबर का, उसको आपने नाम दे दिया भाई रियल नंबर। क्या नाम दे दिया, रियल नंबर। यानी रियल नंबर ये कंप्लीट बॉक्स है जिसमें सारे के सारे रैशनल नंबर भी आ जाते हैं और इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आपको, यहाँ तक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई हैं यही आगे जाके मैंने किस में दे दिया आपको, नोट्स में दे दी भाई। तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो ये नंबर लाइन था, है ना, नंबर लाइन ऑलरेडी मैंने बताया आपको क्या होता है। इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये मैंने वही चार्ट जो ऑलरेडी मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, सेम टू सेम चार्ट है। देखो आपका नेचुरल नंबर एग्जाम्पल भी दिया है, जीरो डाल दिया तो क्या बन गया भाई, होल नंबर बन गया। फिर इंटीजर डाल दिए तो ये वाला इंटीजर बन गया, फिर रैशनल बन गया, इरेशनल बोल देखो साइड में रहा, ये आपके पास क्या बन गया, रियल नंबर सिस्टम। और रियल नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर्स, इंटीजर, ये सारे के सारे यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। तो अगर किसी को देखना है, नोट बनाने हैं, तो आप क्या करोगे भाई, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करोगे, यहाँ से जो भी चीज़ें दिखेंगी उसके अकॉर्डिंग आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। अगेन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते, ये डेफिनेशन आ गई आपके पास, डेफिनेशन आ गई, वही लिखा है जो मैंने बोला है भाई। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन आप देख सकते हो। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन में क्या बोला भाई, वो काउंटिंग नंबर होते हैं, है ना, विच कंटेन्स द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर फ्रॉम 1 to infinity, फ्रॉम 1 to infinity, है ना, जीरो से शुरू नहीं होता, तो ये लिख दिया। और इसमें रिप्रेजेंटेड बाई एन, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज़ें, रिप्रेजेंटेड बाई एन, राइट। और लिखेंगे कैसे भाई, ये उसके एग्जाम्पल दे दिया नेचुरल नंबर का, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी दिए हैं, राइट। तो क्लियर है ना मामला, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको क्या किया है भाई, डिस्कस किया है आपके साथ। होल नंबर पे आ गए, तो सेकंड अगर मैं देखें तो होल नंबर को देखते हैं। होल नंबर में आपके पास नोन एज नेचुरल नंबर विद जीरो, देखो यहाँ पे लिखा है नेचुरल नंबर विद जीरो, यानी जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर। आगे आगे आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर,
यस, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं इसमें, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इंटीजर हमने पढ़ा नहीं है, पर डेफिनेशन ऐसी भी आ सकती है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब है नेगेटिव को छोड़ के, तो नेगेटिव को छोड़ के जो भी बचेगा वो क्या बनेगा, 0 1 2 3, तो वो सारे के सारे क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो ऐसा भी आ सकता है। और फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इट डज नॉट कंटेन, देखो डज नॉट लिखा है, इट डज नॉट कंटेन डेसिमल एंड फ्रैक्शनल पार्ट। उसमें डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं आते भाई, क्योंकि उसके लिए अलग नंबर सिस्टम है ना हमारे पास, नंबर सिस्टम अलग नहीं है, पर अलग नंबर्स, कैटेगरी ऑफ नंबर्स अलग है, जिसको क्या बोला था, रैशनल बोला था। अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाई डब्लू, इंपॉर्टेंट चीज। द नेचुरल नंबर इज द सेट इज विच इज डिफाइंड बाई, देखो यहाँ पे एक उसको वो एग्जाम्पल भी दे दिया, और साथ में कुछ यहाँ पे उसके क्या दे दिए, एग्जाम्पल दे दिए, तो राइट। अब कुछ भी नया नहीं है, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं यहाँ पे, आपको एज ए नोट्स बढ़िया से मैंने बना के दिए। अगर आपका मन है उसको नोट्स में लिखने का तो लिखिए, है ना। जब आप लिखोगे, थोड़ा सा पेन कलम चलाओगे, तो थोड़ी सी चीज़ें और ज़्यादा क्या हो जाएंगी भाई, क्लियर हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जब पढ़ा रहा है टीचर तो समझ में आ जाता है, जब तक हम खुद से नहीं करते ना उन चीज़ों को, तब तक वो चीज़ें ना परफेक्शन में नहीं आती भाई। और मैथ्स में यही है कि अगर आप परफेक्शन चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा भाई, फायदा हो जाएगा। थर्ड आएगा आपका इंटीजर्स। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो इंटीजर्स में नेगेटिव साइड आ गई थी, तो लिखा था कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर आ गए, मतलब जीरो भी आ गया होगा, एंड नेगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर, है ना। जब भी एक साथ आते हैं तो क्या बन जाता है, आपका इंटीजर बन जाता है। इट इज डिनोटेड बाई जेड और आई, जेड से भी डिनोट किया जाता है, आई से भी डिनोट किया जाता है, राइट। और यहाँ पे उसका एक एग्जाम्पल भी दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रैशनल इन नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पी वाई क्यू फॉर्म, ये पी वाई क्यू है, पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाएगा। फ्रॉम वेयर पी एंड क्यू आर, इसको बोलते हैं भाई बिलोंग्स, ये जो साइन है वो होता है बिलोंग्स की, कैसे बिलोंग करते हैं भाई, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, सेम टू सेम चीजें लिखी हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको अभी अभी पीछे एक्सप्लेन की थी, राइट। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रैशनल के बाद आए बच्चे इरेशनल नंबर्स की बात। इरेशनल नंबर्स में क्या लिखा था, अ नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, किसमें भाई, पी वाई क्यू फॉर्म में। एंड इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, इंपॉर्टेंट लाइन, उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या बनता है आपके पास, इरेशनल नंबर बनता है। उसके एग्जाम्पल भी दे दिए भाई, ये सारे के सारे उसके क्या हैं, एग्जाम्पल है, राइट। इतना समझ में आ गया आपको, ठीक है। इरेशनल हो गया। रैशनल, रैशनल में शायद यहाँ पे डेसिमल में तो नहीं लिखा होगा, पर फिर भी मैं लिख देता हूँ कि अगर ये रैशनल नंबर है तो इसमें दो चीजें और आपने ऐड ऑन करनी है, कि इसमें दो टाइप्स आते हैं, टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे इसमें ना दो टाइप्स आते हैं। एक तो आएगा टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दिए हैं। सेकंड आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं आएगा, फिर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये भी आपके पास क्या होगा भाई, रैशनल नंबर ही होगा ना। बल्कि जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा तो वो केस किसका बन जाता है, इरेशनल का बन जाता है। तो ये भी आपके पास क्लियर होना चाहिए। फिर चलते हैं भाई रियल नंबर्स के ऊपर। रियल नंबर तो सबका कोलैब था ना, जो भी हमने किया था सबको क्या करना था, इकट्ठा देखना था हमने। एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, वो सारा का सारा लिख दिया, सारा का सारा कंप्लीट। आगे हम विदाउट लिखा है, विदाउट इमेजिनरी नंबर्स, तो इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट आपको आएगा भी नहीं, क्योंकि 10th ऑनवर्ड की बातें, तो उसमें ना इमेजिनरी नंबर्स नहीं आते, सिंपल सा कंसेप्ट है। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर, कैपिटल आर से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये सारे के सारे उसके क्या रहे, आपके कुछ एग्जाम्पल्स रहे। तो आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस की है। अगेन आप पूछोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, मैं बोलूँगा रैशनल इरेशनल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आपको ना ये कन्वर्ट करना भी आना चाहिए, किसमें भाई, जब आपको 0.32 वार दिया जाए तो उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए पी वाई क्यू फॉर्म में। सेम पी वाई क्यू फॉर्म से आपको किस में कन्वर्ट करना आना चाहिए, डेसिमल फॉर्म में। वो भी आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तो उसमें ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मेरे पास, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए भाई, क्या क्या बोलना चाहता हूँ मैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, इनको रटना शुरू कर देते हैं, मैंने कहा रटना नहीं है, एग्जाम्पल लेके सोच लो।
कोई भी एक एग्जांपल माइंड में लेना, उसके अकॉर्डिंग सोच लो। पूछता क्या है, सम ऑफ द रैशनल एंड इरेशनल नंबर। एक रैशनल नंबर लो, एक इरेशनल नंबर लो और दोनों को सम करने का सोचो। मैंने रैशनल नंबर 2 ले लिया, इरेशनल नंबर √3 ले लिया, दोनों को सम करने का सोचा। क्या फाइनल जो नंबर आएगा वो रैशनल आएगा कि इरेशनल आएगा? तो आप बोलोगे फाइनल नंबर ये दोनों ऐड तो नहीं होंगे आपस में, क्योंकि एक 2 है एक √3 है, तो दोनों का सेम होना जरूरी है, या दोनों के दोनों √2 होते तो ऐड हो जाते, √2 √3 होते तब भी ऐड नहीं होते, तब भी वो ऐड नहीं होते। तो मैं बोल देता हूँ कि मेरा फाइनल आंसर आया 2 + √3। तो ये भी तो क्या है आपके पास, इसमें भी तो एक ऐसा नंबर आया जिसमें अंडर के अंदर क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये कंप्लीट रिजल्ट क्या करेगा भाई, इरेशनल नंबर को रिजल्ट करेगा। यही यहाँ पे लिखा था, सम ऑफ द रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर। जब भी हम रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स का क्या कर देते हैं भाई, सम, तो आप बोलोगे जो रिजल्ट आएगा इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। मैंने एग्जाम्पल से सोचा, मैंने रटा नहीं इस चीज को। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रटना शुरू कर देते हैं कि मैं भाई ये वाली लाइन रट ही लेता हूँ, कितना याद करोगे, है ना। तो एक क्रॉस एग्जाम्पल लो और उससे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो सकती हैं, इजिली सॉल्व हो सकती है। आगे वाले पे चलते हैं भाई। द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना किसको, नॉन जीरो रैशनल नंबर। कंडीशन अप्लाइड, नॉन जीरो मतलब उसमें जीरो नहीं आना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो जीरो के अलावा कोई भी रैशनल नंबर। एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। अब इसको भी एग्जांपल से देखते हैं। एक रैशनल नंबर लेते हैं और उसका प्रोडक्ट कर लेते हैं इरेशनल नंबर के साथ, और उसका जो आंसर आएगा वो आएगा भाई इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन ने लिखा है, यही लिखा है। इसका एक क्रॉस एग्जांपल देखते हैं। कंडीशन अप्लाइड कि नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए, रैशनल नंबर की जगह जीरो मत ले लेना। जीरो ले लिया तो यहाँ पे आप, अगर आप जीरो ले लिए तो फाइनल आंसर फिर रैशनल में बनेगा, पर यहाँ पे नॉन जीरो लिखा है, नॉन जीरो लिखा है तो कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर ले लो। मैंने क्या ले लिया भाई, 2 ले लिया। या रैशनल लेना है प्रॉपर तो ऐसा बोल सकते हो कि 1/2 ले लिया। मैंने कहा ठीक है भाई। अब बोलोगे इसमें इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, मैंने कहा √3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा फाइनल आंसर क्या आएगा, √3/2। तो फाइनल आंसर भी किसमें बना, इरेशनल में ही बना। तो यही चीज ये बोलना चाहता है। तो सेकंड भी क्लियर हुआ होगा। थर्ड पे आते हैं भाई। थर्ड पे पूछा गया है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कि अगर मैं 2 इरेशनल नंबर का सम करूं, इतना याद होना चाहिए, इरेशनल नंबर नेगेटिव में भी होते हैं ना, पॉजिटिव में तो होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। तो उसका जो आंसर आएगा वो लिखा है इज नॉट ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो वो उसका आंसर ना कभी कभार रैशनल भी बन जाएगा, कभी कभार इरेशनल भी बन जाएगा। आप डेडली श्योर होके नहीं बोल सकते कि इरेशनल ही आएगा, ये बोलना चाहता है। तो कोई इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा अच्छा एक एग्जांपल ले लेते हैं, √2 है ना, इरेशनल ही बोला है ना, 10 देखो 2 इरेशनल नंबर्स बोला है, उसका क्या करना है, सम करना है। तो मैं एक इरेशनल नंबर लेता हूँ √2, सेकंड इरेशनल नंबर लेता हूँ √2 अगेन ना, पर किस में ले लेता हूँ, माइनस में लेता हूँ। मैं लेता हूँ -√2 क्योंकि ये भी तो इरेशनल नंबर है। √2 भी रैशनल इरेशनल नंबर है, -√2 भी क्या है, इरेशनल नंबर है। दोनों का सम करना है। अच्छा सम करोगे, ये ब्रैकेट ओपन होगी तो आंसर आएगा √2 -√2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी आंसर किस में बना भाई, रैशनल में बना। पर जो यही एग्जांपल मैं ऐसे लेता हूँ कि √2 आ गया और उसमें ऐड कर दूंगा √2 को, तो मैं ऐड कर रहा हूँ। अब ये भी √2 इरेशनल नंबर है, वो वाला √2 भी इरेशनल है, ऊपर वाले में क्या था, -√2 था, दोनों को ऐड किया था। इसमें भी दोनों को ऐड कर रहा हूँ। तो ये अगर √2 है तो ये आपस में ऐड भी हो जाते हैं भाई, जस्ट लाइक x + x, आंसर कितना आता है, 2x आता है। तो √2 + √2, तो फाइनल आंसर आएगा 2√2। तो ये आंसर किस में आएगा, इरेशनल। तो यानी दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए कि जब भी ऐसा बोले कि आपने क्या करना है भाई, सम करना है 2 इरेशनल नंबर का, तो 2 इरेशनल नंबर का सम भाई कभी कभार रैशनल भी बन जाता है, कभी कभार इरेशनल भी बन जाता है, राइट। तो ऐसा कभी कभार ना ऐसा होता है कि आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उसमें ज़्यादा हेल्पफुल है ये वाली सारी चीज़ें। पर अगेन अगर आपके माइंड में एग्जाम्पल होंगे तो ज़्यादा ईजी से टैकल कर पाओगे। फिर चलते हैं आगे। आगे क्या लिखा था भाई, आगे लिखा था द प्रोडक्ट ऑफ द 2 इरेशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कि अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं 2 इरेशनल नंबर का, 2 इरेशनल नंबर लेते हैं, उन दोनों का क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उसका जो आंसर आएगा नॉट ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। यानी उसका आंसर रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। इसके भी एक क्रॉस एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बोला था, मैं और एक एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं बोल देता हूँ एक √3 ले लेते हैं भाई,
और दूसरा ले लेते हैं भाई √3 है ना, दोनों क्या है आपके पास, इरेशनल नंबर है, दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। अच्छा, प्रोडक्ट का रूल भी आपको क्लियर होगा, इसका मतलब होता है 3^1/2, इसका मतलब भी होता है 3^1/2, दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हो, बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो आप बोलोगे 3 और रेज टू पावर आएगा 1/2 + 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा, ऊपर 1 यानी आंसर कितना है 3। 3 का मतलब रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर। वैसे भी डायरेक्ट चीजें याद होनी चाहिए, √2 × √2 का आंसर 2, √5 × √5 का आंसर 5, √10 × √10 का आंसर 10, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, राइट। अच्छा, फिर ये वाला एग्जाम्पल हो गया, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कभी √3 ले लेते हैं और साथ में ले लेते हैं √2। मैंने ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स, दोनों को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो अगेन बात समझ में आती है, 3 क्या होगा 1/2 और 2 क्या होगा 1/2। अब बेस तो सेम नहीं है, बेस नहीं है पर पावर सेम है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में तो पढ़ा होगा ना 8th क्लास में। तो हम क्या कर देते थे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते थे, पावर कितनी आ जाती थी 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6^1/2, इट मींस √6, और √6 इज एन इरेशनल नंबर। तो यानी ये बात भी क्लियर होगी कि अगर मैं प्रोडक्ट करता हूं दो इरेशनल नंबर का, तो उसका रिजल्ट रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है। कहानी क्लियर हुई इतनी, ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिफ्थ में है, इफ मतलब इफ ए इज रैशनल नंबर, कोई एक क्या है आपका रैशनल नंबर, एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द nth रूट ऑफ इज एन इरेशनल नंबर दैट इज 1 1 इज कॉल्ड द सर्ड। अच्छा, इसमें सिंपल सा क्या कंसेप्ट है कि जब भी आपको ऐसे अंडर रूट दिखते हैं तो उसका नाम होता है भाई सर्ड, उसको सर्ड बोलते हैं ना, तो इतना आपको याद होना चाहिए। अच्छा, लिखने का तरीका ये सेम है, √5 लिखा तो उसका मतलब 5^1/2 है ना। अब ध्यान से सुनना, कभी कभार ऐसा भी आता है, जैसे अगले वाला वही रिप्रेजेंट कर रहा था, अगर यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा जैसा 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे छोटा 3 लिख दिया, आगे नहीं लिखा, बिल्कुल इसके ऊपर, तो आंसर आएगा भाई 5^1/3, 5^1/3। एक और एग्जांपल लेता हूँ भाई, मैंने बोला √7 और यहाँ पे छोटा सा 4 लिख दिया, छोटा सा 4 इसके ऊपर है ना, साइन के ऊपर, तो आंसर आएगा 7^1/4। तो इसका ये मतलब था। आगे बढ़ते हैं, 6th, अगर ऐसे लिखा होगा तो सिंपल मतलब ये वाली रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, इज अ सर्ड, तभी वो सर्ड है। और वो एन को क्या बोलोगे, एन इज नोन एज ऑर्डर, यानी ये जो एन आएगा ऊपर उसको क्या बोला जाएगा भाई, ऑर्डर। और साथ में ए इज नोन एज रेडिसेंट, जो ए होगा उसको क्या बोला जाएगा, रेडिसेंट बोला जाएगा। तो जब भी ऐसा दिया जाएगा, पूछा जाएगा बताओ उसका ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर में क्या बोलोगे, जो ऊपर लिखा होगा 3, इसमें कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ पे क्या होता है ऑलरेडी 2, ऑर्डर 2, इसमें ऑर्डर कितना आ जाएगा 4। अगर कोई बात करेगा भाई यहाँ पे ये बताओ रेडिजेंट क्या है, तो रेडिजेंट की मतलब जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो क्या होगा, आपका रेडिजेंट होगा, तो 5 इसमें आ जाएगा, इसमें भी 5 आएगा, इसमें क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बल्कि ये स्मॉल क्लासेस की चीज़ें हैं ना, ये छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, पर फिर भी आपको थोड़ा सा इनके बारे में ना नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि नंबर सिस्टम ऐसा तो नहीं आपका रियल नंबर का ही क्वेश्चन पूछे, हो सकता है बेसिक बेसिक क्वेश्चन में भी उलझा दे, और बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे को बेसिक पता नहीं होता, होता छोटी क्लासेस का बेसिक है पर वो भी उसको पता नहीं होता। तो मैंने यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं ताकि आपका ना वो सारे के सारे लेवल क्लियर हो जाए। तो मैंने नंबर सिस्टम बिल्कुल छोड़ा नहीं है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग से उठा के उसको बिल्कुल मैंने 10th लेवल तक लेके जाना है, राइट। तो ये वाली चीज़ें भी आपकी क्या होगी, क्लियर होगी। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, फिर आगे जाके आगे हम एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, कोई भी सर्ड होगी यानी कोई भी अंडर रूट वाला नंबर जहां पे यहाँ पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बैठा हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, सर्ड होंगी, है ना। पर मैंने लिखा एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोल दी उसने कि एवरी इरेशनल नंबर, अब ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे अंडर रूट वाले नंबर क्या हों आपके इरेशनल, ये बोला एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट सर्ड, सॉरी ऐसा नहीं बोला, ऐसा बोला कि सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो सारे के सारे सर्ड के साथ ही आए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ इरेशनल नंबर विदाउट सर्ड भी आते हैं, आप बोलोगे भाई ये क्या, ये तो हमने सुना नहीं अभी तक, पर ऐसा ही है। इसमें भी एक ना एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास, कि आप ये बता पाओ कि पाई और 22/7 इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है। पाई की बात करते हैं, 22/7 की बात करते हैं। अच्छा, आपने अभी तक यही सीखा है कि पाई और 27 आर द सेम थिंग्स,
आपने एग्जाम में भी यही किया होगा कि पाई जहाँ पे भी दिखता था आप उसकी वैल्यू क्या भर देते थे, 22/7 भर देते थे। पर मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ कि पाई इज नॉट इक्वल टू 22/27, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7, अप्रोक्सीमेटली ना, पाई इज अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 3.14, मतलब ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अच्छा, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी बनती है, अगर आप 22/7 को अगर आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू ये लिखी है, देखो क्या लिखी है, 3.142857, फिर उसके बाद अगेन 142857, फिर एस ऑन, ये किसकी वैल्यू है भाई, 22/7 की। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन देखना, 142857 ये वाला बंडल बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, तो इसको बोला जाएगा 3.142857, और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। यानी ये आपके पास कौन सा नंबर बना भाई, ये आपकी टाइप है रैशनल की, तो 22/7 इज द रैशनल नंबर। जब पाई की वैल्यू को साइंटिस्ट ने देखा तो पाई की वैल्यू उन्होंने कैसे दिखी भाई, उनको कुछ इस तरीके से दिखी थी, ये यहाँ पे लिखा भी है मैंने, 1415926538S1। अच्छा, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना, कहीं ना सिर्फ यहाँ तक ही सेम है, ये 3.14 है, ये भी क्या है 3.14, आगे की कहानी क्या होगी भाई, अलग होगी। वहां पे 2857 बना, यहाँ पे क्या बना उसके बाद 1592653538 तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कोई भी प्रॉपर पैटर्न क्या नहीं मिला, डेसिमल के बाद नहीं मिला, कोई भी प्रॉपर पैटर्न नहीं मिला जो बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। तो इसको पाई को हम किस श्रेणी में रखते हैं भाई, इरेशनल नंबर की श्रेणी में, किसमें, इरेशनल नंबर। अब मेरे को बताओ कि पाई में कहीं स्क्वायर रूट दिखा, नहीं दिखा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के साथ आते हैं ना, इरेशनल नंबर स्क्वायर रूट के साथ आते हैं, प्लस कुछ बिना स्क्वायर रूट के भी आते हैं। उसका एग्जांपल क्या है आपके पास, पाई है, राइट। इसका एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर वाला भी आता है ना, एक्सपोनेंशियल, वो भी क्या होता है आपके पास, ई को भी क्या बोलते हैं हम, इरेशनल बोलते हैं, पर उतना आगे तक नहीं जाएंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझो कि एवरी सर्ड इज एन इरेशनल नंबर, कोई भी सर्ड है दुनिया की जिसके अंदर क्या बैठा होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है ना, तो वो क्या होगी आपके पास, इरेशनल नंबर होगी। बस सारे के सारे इरेशनल नंबर सर्ड के साथ नहीं आते, कुछ सर्ड के साथ भी आते हैं, कुछ विदाउट सर्ड भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसका क्या है आपका पाई है। अब आपको क्लियरिटी आ गई, अब आप ये समझा पाओगे। बहुत बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाई क्या है भाई, रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर है, तो बच्चा क्या सोचता है, पाई का मतलब 22/7, और वो पी वाई क्यूब फॉर्म में बना तो वो क्या मार्क कर देता है उसको, रैशनल नंबर। गलत हो जाता है क्वेश्चन, पाई आपका इरेशनल नंबर है ना कि रैशनल नंबर। क्यों, अकॉर्डिंग टू द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मैंने दोनों का डिफरेंस भी आपको बता दिया। उसके बाद चले आप नेक्स्ट पे, पाई इज एन इरेशनल नंबर, यहाँ पे भी लिखा है पाई एक इरेशनल नंबर है, बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। अच्छा, क्यों है ऐसा, ये मैंने अभी अभी एक्सप्लेन किया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, राइट। तो इतना आपका क्लियर हो गया, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई ना बच्चे, बिल्कुल इजी से गए हम, है ना। एग्जाम्पल दे दे के आपको समझा दिए मैंने। एक बार आपको समझ में आ गया तो उसके बाद अगले क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, उसमें भी आपको मैं तरीका बताऊंगा किस तरीके से आपने क्वेश्चन को क्या करना है, डील करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ोगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आगे, आई थिंक इसमें मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें ना ऑलरेडी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े होंगे, अगर एक्स रेज टू पावर एम हो और एक्स रेज टू पावर एन, दोनों के बेस क्या हो, सेम, तो बेस सेम होने का मतलब है, ये शायद आपको अच्छे से विजिबल नहीं हो पा रहा होगा, ये फिर भी सही है। तो दोनों के बेस सेम होने का मतलब है एक्स रेज टू पावर क्या बन जाएगा, एम प्लस एन, एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन। तो ऑलरेडी सीखी हुई चीजें हैं। अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ कि एक्स रेज टू पावर एम है डिवाइड बाई एक्स रेज टू पावर एन, अगर दोनों के बेस सेम है तो पावर डिवीजन में हो और चीजें, तो एक्स रेज टू पावर क्या आएगा, एम माइनस एन आ जाएगा। ऐसा ही होगा क्या, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना जी। फिर मैं बोलूंगा एक्स रेज टू पावर एम, उसकी पावर भी एन है, तो आप बोलोगे पावर अगर दोनों ऐसे आ जाती हैं तो उसका मतलब होता है एक्स रेज टू पावर एम इंटू एन, यानी एम एन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। और x रेज टू पावर n ऊपर लिख दो और m उसके बाद में लिख लो, तब भी चलेगा, है ना, तब भी चलेगा, सेम चीजें होती हैं। तो ये भी आपको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए। फिर चलते हैं आगे, अगर मानो x है, y है, इसकी पावर m है, इसकी पावर m है, ये ऑलरेडी वही चीजें जो पीछे भी मैंने करवाई है आपको, अभी थोड़ी देर पहले करवाई। दोनों के बेस डिफरेंट पर पावर सेम, ऐसा होगा तो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पावर क्या लिख दो, m लिख दो। ये भी यहाँ पे लिखा था, इजी वाले कंसेप्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है।
अगर छोटी क्लासेस अच्छे से की होंगी तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी भाई। चलते हैं आगे। अच्छा यहाँ पे आगे अगर सेम चीज़ यहाँ पे बने, यहाँ पे पावर m, यहाँ पे पावर m, यानी बेस डिफरेंट पर पावर सेम, तो इसमें भी सेम कर सकते हैं। जो भी आपके बेस होगा उनको डिवाइड करो और पावर कंप्लीट क्या कर लो, m कर लो, सेम चीज़। अगर यहाँ पे चले, सिक्स इंपॉर्टेंट है भाई, कोई भी वेरिएबल आएगा उसकी पावर 0 होती है तो आंसर कितना आता है 1, इंपॉर्टेंट आना चाहिए। सेवंथ, अगर मानो x रेज टू पावर माइनस एम है, उसको पॉजिटिव बनाना होगा तो 1/x रेज टू पावर क्या लिखना पड़ेगा, m। सपोज करो x रेज टू पावर -3 है, उसको लिखा जाएगा 1/x रेज टू पावर 3। मैंने कहा 1/x की पावर -5 लिख दी तो उसको लिखा जाएगा x रेज टू पावर 5। क्लियर हो गया? तो जो पावर्स होती हैं वो भी नेगेटिव पॉजिटिव में बन जाती हैं, बस उनकी पोजीशन चेंज होती हैं, यानी वो रेसिप्रोकल हो जाती हैं, ऐसा बोला जा सकता है। राइट, इतना क्लियर हो गया? 7 ये हो गया। अच्छा, अब यही चीज आपको रेडिजेंट के साथ देखने को मिलेगी ना, अंडरूट के साथ सेम चीजें, कुछ लग नहीं है। अच्छा, ये पावर n है पर ये अंडरूट के ऊपर क्या लग दिया, n रख दिया, ऐसे कर दिया उन्होंने। देखो a यहाँ पे छोटा जैसा n रखा और होल पावर क्या कर दी, n कर दी। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको तो सॉल्व करना आता है ना, पावर n है तो इसकी पावर क्या बनेगी 1/n, तो आप बोलोगे a की पावर 1/n बन जाएगी, होल पावर क्या चली है n, और अभी अभी आपने सीखा पावर तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो आप बोलोगे a रेज टू पावर 1/n इंटू n हो जाएगा भाई, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो फाइनल आंसर क्या बनेगा a। तो मैं बोलता हूँ कि इनको याद नहीं भी करोगे, पिछले से भी कर लोगे तब भी हो जाएगा। हर चीज याद नहीं करनी होती, हर चीज रटनी नहीं होती है। अगर आप ये वाले तरीके समझ जाओगे ना तो ये चीजें बन जाएंगी। पिछला कंसेप्ट यूज किया मैंने, कुछ अलग नहीं किया। अच्छा, इसको देखोगे तो ये क्या लिखा होगा उसने, अच्छा इसका मतलब है a रेज टू पावर 1/n इंटू, इसका मतलब है b रेज टू पावर 1/n। मैंने कहा ये तो बेस डिफरेंट है पर पावर क्या है सेम, तो जो ऑलरेडी हमने सीखा है यहाँ पे a भी आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 1/n। अगेन इसको थर्ड में चेंज करोगे तो अंडर रूट a भी आ जाएगा और यहाँ पे छोटा जैसा क्या आ जाएगा n। देखो सेम टू सेम चीज है ना, क्लियर हो गया? एक्सप्लेनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ पे क्या था भाई, इसको मैं लिख रहा हूँ a रेज टू पावर 1/n अपॉन यहाँ पे b रेज टू पावर 1/n। अगेन सेम थिंग्स आई आपकी, बेस डिफरेंट पर पावर सेम, तो आप बोलोगे a अपॉन b कर देते हैं और उसकी पावर कितनी कर देते हैं 1/n। और इसको लिखने का ये भी तरीका है कि a अपॉन b और उसका अंडर रूट और कौन सा 1/n वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा छोटा जैसा n, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। तो तीन रिजल्ट आपके यहाँ से भी क्लियर हुए। अगेन मैंने इसको याद नहीं किया, इसको समझा है कि जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वहीं से ये चीज़ें बनी थी, क्योंकि सिर्फ इतनी सी चीज़ आपकी वेरी कर गई कि जब भी अंडर रूट के यहाँ पे 3 लिखा होगा और यहाँ पे 5 लिखा होगा तो उसका मतलब होगा 5 की पावर 1/3। अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो पावर आएगी 1/2। चलिए भैया आगे, अब चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे a के ऊपर क्या है अंडर रूट और यहाँ पे n लिखा है, यानी a की पावर क्या होगी 1/n। पर अगर इसको देखूं तो इसकी पूरे की पावर क्या है भाई 1/m, तो इसको सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा a रेज टू पावर 1/nm, ऐसे आएगा, जिसको आप बोल सकते हो अंडर रूट a और यहाँ पे लिख सकते हो mn। तो आई थिंक यहाँ पे भी ये लिखा होगा, देखो ये लिखा है, और साथ में इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि 1/m इधर जाएगा 1/n इधर जाएगा, तो ये भी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? ये सेम वही है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की ही थोड़ी सी एडवांस वैरायटी है। राइट, अब चलते हैं इसके ऊपर। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे तो a रेज टू पावर n और यहाँ पे अंडर रूट के यहाँ पे p लिखा, तो a रेज टू पावर क्या बन जाएगा भाई n/p, ऐसे बनेगा। यहाँ पे a रेज टू पावर क्या बन जाएगा m/p, ये बन जाएगा। अब अगेन आप देखोगे कि दोनों के बेस क्या है भाई सेम, तो अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा n, यहाँ पे n/p माइनस m/p। अच्छा, सॉल्व करोगे तो ऊपर आ जाएगा a रेज टू पावर p, एलसीएम आ जाएगा n माइनस m आ जाएगा। और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो कि a रेज टू पावर n माइनस m होल रेज टू पावर क्या लिख सकते हो भाई इसमें 1/p, ऐसे भी लिखा जा सकता है ना। हाँ, लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये तो यही मतलब हुआ ना a n माइनस m, और यहाँ पे आपका स्मॉल क्या आ जाएगा p, जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। तो वो सेम ही चीज़ें, हो सकता है ऐसे पूछ ले तुमसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो कहाँ से आएगी भाई, रटोगे थोड़ी नहीं, ऐसे निकालोगे जैसे मैंने निकाली अभी बोर्ड पे, सेम टू सेम इसी तरीके से। अगर मैं अगले वाले क्वेश्चन पे चलता हूँ तो यहाँ पे दिख गया मेरे को दोनों के बेस सेम, दोनों के बेस सेम होंगे तो a रेज टू पावर क्या आएगा n+m, और ऊपर आपके पास ऐसे p बन जाएगा। तो ये तो और ज़्यादा सिंपल था।
ठीक, क्लियर, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है ना, इजी टॉपिक है। और फिर लास्ट के ऊपर आ गए हम, लास्ट के ऊपर आएंगे तो इसमें भी मेरे को एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये दोनों पावर आपस में क्या चली जाएंगी, मल्टीप्लाई, और रिजल्ट आपका ये बन जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं नोट, इंपॉर्टेंट चीज़ें। सर्ड्स हैविंग द सेम इरेशनल फैक्टर इज कॉल्ड द सिमिलर और लाइक सर्ड। और सिमिलर और लाइक सर्ड्स का मतलब ऐसी सर्ड जिसका यहाँ पे इरेशनल फैक्टर क्या हो, सेम। जैसे 2 आ गया, फिर आ गया भाई अगेन 2, ये सारी की सारी क्या होंगी, सिमिलर हो जाएंगी। अगर मैं बोलूँगा √2, यहाँ पे बोलूँगा √3, तो ये आएगी आपकी नॉट सिमिलर, क्या आ जाएगी, नॉट सिमिलर। तो नॉट सिमिलर सर्ड्स का पता चल गया आपको। और सिमिलर सर्ड्स ही आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो ओनली द सिमिलर सर्ड्स कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड ना बाय देयर रैशनल पार्ट्स, सिर्फ रैशनल पार्ट से। इट मीन्स, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई ऐसे बोल देता कि 2√3 और कोई बोल देता 5√3 को क्या करो भाई, ऐड करो, तो देखो ये जो आपके पास नंबर है इरेशनल नंबर है, ये भी है क्या है, इरेशनल नंबर है, पर दोनों के सर्ड का जो इरेशनल पार्ट है वो क्या है, सेम। तो ये लाइक सर्ड्स है, क्या है, लाइक सर्ड्स। दोनों ऐड भी हो सकती हैं, सब्ट्रैक्ट भी हो सकती हैं। ऐड करोगे तो 2+3 करना है, 2+3 नहीं 2+5 करना है, तो आ जाएगा आपके पास 7√3। इतनी सी बात समझ में आई। मल्टीप्लाई हर कुछ हो जाता है, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऐड और सब्ट्रैक्शन के लिए अगर लाइक सर्ड्स होंगी तो ऐड भी होंगी, सब्ट्रैक्ट भी होंगी। एक एग्जांपल ये भी ले लो भाई, 2√3 है, उसमें से माइनस करना है 5√3। अब दोनों की दोनों लाइक सर्ड्स हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करना था 2 - 5, 2 - 5 करोगे आंसर आएगा -3। तो मैं बोलूँगा -3√3। इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए भाई, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल ही ज़्यादा बेसिक है ये। जिस बच्चे ने ना पुरानी क्लासेस अपना 8th अच्छे से किया होगा, 9th अच्छे से किया होगा, वो तो बोलेगा कि सर पढ़ा क्या रहे हो, तो मेरे को आता है ना। बिल्कुल इजी वाले कंसेप्ट हैं, पर जिन्होंने नहीं किया, अभी भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो उनके लिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल इजी वे में करवा दिया, राइट। इतना क्लियर हो गया। तो जो सर्ड्स होती हैं वो तभी ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं अगर वो लाइक हो, एक जैसी हो। लाइक का मतलब होगा सर्ड के अंदर जो बैठा होगा वो वाले आइटम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई। यस, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ फार्मूलाज हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसको एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट मेरे को लग नहीं रहा है कि है, आपको ये सारे के सारे फार्मूले याद होने चाहिए। -b के साथ ऑलरेडी आपने किए होंगे। ये वाला फार्मूला थोड़ा सा अलग जा सकता है आपके लिए, a+b+c का होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² प्लस 2ab + 2bc + 2ca, ऐसा भी बोला जाता है। और 2 कॉमन लेके क्या बोल जाएगा, 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca, ऐसा भी बोला जाता है कभी कभार इस फार्मूले को, कि आपके पास आएगा भाई a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बस यहाँ पे इसमें से 2 कॉमन लेके उसने अंदर क्या कर दिया, ab + bc + ca। तो ये वाला फार्मूला, अच्छा क्यूब के भी आते होंगे आपको, क्यूब का कुछ बच्चे ये वाला फार्मूला भी याद करते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करके, तो वो बोलते हैं a³ + b³ + 3a² b + 3ab² ना, ये भी याद करते हैं, ये भी जायज़ है। और इस फार्मूले में क्या किया, यहाँ से कॉमन ले लिया 3ab, तो अंदर क्या बचा, a + b। सेम इसमें भी अप्लाई करोगे तो आएगा a³ - b³ माइनस अंदर देके जाओगे तो आएगा -3a² b, और फिर आ जाएगा पॉजिटिव 3ab²। तो हमने ऐसे याद किया था, ऐसे याद करना थोड़ा सा क्या रहता है, इजी रहता है, राइट। फिर आ गया a³ + b³। अच्छा ये दोनों फार्मूले एक जैसे नहीं है, हर एक बच्चा इसमें भी कंफ्यूज करता है कि ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों डिफरेंट है भाई। ए + b का होल क्यूब है, ये a³ + b³ है, तो a + b का होल क्यूब आपको आता है, a³ + b³ होता है। जैसे आपको a³ + b³ दिखा, a + b लिखा, और ब्रैकेट में यहाँ पे a² के साथ फार्मूला लिखना, बस 2ab मत लिखना, ये प्लस है तो वहाँ पे माइनस के साथ आएगा, ऐसे a² - ab + b²। क्लियर हो गया। अगर यही चीज़ मैं ऐसे लिख देता हूँ a³ - b³ तो आपका a + b है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a - b, और अंदर आएगा a² + ab + b²। ऑलरेडी मैंने लिखे हैं फार्मूले, लिखे हैं ना, सेम टू सेम यही चीज़ तो लिखी है। तो ये चीज़ें भी आपको क्या होनी चाहिए बच्चे, याद होनी चाहिए। 9th अगर मैं बात करूँ, अगेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, अगर एग्जाम थोड़ा सा टफ बना तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। a³ + b³ + c³ -3abc, -3abc, इसका आंसर आएगा a + b + c, और ब्रैकेट में a² + b² + c² -ab - bc - ca। इंपॉर्टेंट फार्मूला ना।
और इन केस अगर वो कंडीशन अप्लाइड करके देता है इसी के साथ ही कि a प्लस बी प्लस सी ऐड करके कितना बना रहे हैं 0, तो इसका मतलब ये होगा यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 आएगा तो ये कंप्लीट क्या बन जाएगा राइट हैंड साइड 0 0 बन गई, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc इज इक्वल टू 3abc। तो स्पेशल केस है। अगर वो कभी ऐसा बोल दे कि a प्लस बी प्लस सी तीन नंबर ऐसे हैं जिनको ऐड करके आंसर क्या आ रहा है 0, और आपसे पूछ ले कि आप फाइंड आउट करो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए इज इक्वल टू 3abc। कैसे बना था? नाइन्थ फार्मूले का ही एडवांस वर्जन है ना, जो नाइन्थ फार्मूला किया उसी का ही थोड़ा सा क्या है एडवांस वे है, जिसमें हमने ये चेक किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के लिए ये फार्मूला होता है। अच्छा, फार्मूले का मतलब क्या होता है? अगर मैं abc की एक वैल्यू यहाँ पे डालूं और एक वैल्यू यहाँ पे डालूं, सेम डालनी है दोनों जगह, तो रिजल्ट क्या आते हैं भाई? सेम आते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस सी करके अगर कभी 0 बन रहा है और आपसे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का एडिशन पूछ लिया जाए तो डायरेक्ट आंसर मार्क कर देना 3abc। इतना क्लियर हो गया भाई? क्लियर हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया सम अदर टाइप्स ऑफ नंबर्स। कुछ अदर टाइप्स के नंबर भी आते हैं भाई हमारे पास। अदर टाइप के नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो पहले तो आएगा भाई इवन नंबर। याद है सबको? अगर कोई भी जितना मर्जी बड़ा नंबर है, जितना मर्जी बड़ा नंबर है ऐसे, और लास्ट में जो डिजिट आएगा वो आ गया इवन। अब इवन नंबर नहीं बोलना है तो डिविजिबल बाई 2 बोल दो, वो ज़्यादा सही रहेगा कि जो लास्ट नंबर है अगर वो डिविजिबल बाई क्या हो जाए 2। डिविजिबल बाई 2 का मतलब है ऐसा नंबर जिसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए 0। 6 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 6 क्या हो जाएगा 2 से कंप्लीटली डिविजिबल। तो अगर बहुत बड़ा नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल हो जाए तो पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा भाई? डिविजिबल बाई 2 होगा। लिखा था नंबर इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एन इवन नंबर। पर आपने पूरे को नहीं डिवाइड करना, इजी से पहचानो। अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2 3 4 6 डिविजिबल बाई 2 है कि नहीं, तो आप सिर्फ यूनिट डिजिट लोगे, उसको डिवाइड बाई 2 करके देख लोगे और 3 टाइम चला जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा। इट मीन्स डिविजिबल है, इट मीन्स डिविजिबल है, राइट। आगे बढ़ोगे ऑड नंबर। अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो आप इसमें नॉट डिविजिबल बाई 2 की जगह ये भी याद कर सकते हो कि कोई भी नंबर है दुनिया का, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, जो लास्ट में नंबर आएगा अगर वो नॉट डिविजिबल बाई 2 है, नॉट डिविजिबल बाई 2 है, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा भाई? ऑड नंबर होगा। सपोज करो 2 3 4 5 4 3 ऐसे लिख दिया मैंने कहा चेक करो ये ऑड है कि इवन है, तो देख के भी कई पहचान लेते हैं कि जो यूनिट डिजिट है वहां पे क्या करो भाई? डिवाइड बाई 2 करो। 3 को डिवाइड बाई 2 करोगे कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर इसमें बचेगा ना, रिमाइंडर 2 1 जा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। तो इट मीन्स हम सीधा डायरेक्ट और भी तरीके से याद कर सकते हैं ऐसे नंबर। देखो ये भी तरीका हो सकता है, ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर। और ऐसे नंबर जिनके यूनिट डिजिट पे 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, ऐसे नंबर सारे के सारे क्या होते हैं भाई? ऑड नंबर होते हैं। ये भी तरीका आप अपना सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर पे। कंपोजिट से पहले जान लें कि प्राइम क्या होता है। ऐसे नंबर जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो। एग्जैक्टली 2 फैक्टर का मतलब किन्हीं भी एग्जैक्टली 2 टेबल्स में आते हो, वो क्या होते हैं आपके पास? प्राइम नंबर होते हैं। जैसे सपोज करूं 1 के फैक्टर पूछ लें, तो 1 के फैक्टर का मतलब बताओ 1 किस टेबल में आता है? आप बोलो 1 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में ही आता है। मैंने कहा 2 किसके टेबल में आता है? आप बोलोगे 1 के टेबल में भी आता है भाई, 2 के टेबल में भी आता है। मैंने कहा सही है। मैंने कहा 3 के फैक्टर बना दो, 3 किस किस टेबल में आता है? आप बोलोगे 1 के टेबल में भी आएगा और साथ में 3 के टेबल में भी आएगा। मैंने कहा सही बात है। 4 बता दो, आप बोलोगे जी 1 के टेबल में भी आता है 4, 2 के टेबल में भी आता है, साथ में 4 के टेबल में भी आता है ना। फिर बोलता हूँ 5 के बारे में बताओ। 5 भाई 1 के टेबल में आता है, साथ में 5 के टेबल, और किसी टेबल में नहीं आता। 6 की बात करोगे 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है और साथ में 6 के टेबल में भी आता है ना। तो मैं यहाँ से ये बताना चाहता हूँ ये जो टेबल होते हैं इसी को ही क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर्स। यही फैक्टर्स हैं, यही फैक्टर्स हैं। तो अगर आपके पास ऐसा नंबर जो आपके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर दे जाए,
एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, प्रॉपर टू फैक्टर, एग्जैक्टली टू फैक्टर। वो क्या होता है आपका? प्राइम नंबर होता है। एग्जैक्टली टू फैक्टर के लिए क्या आता है? प्राइम नंबर। तो बताओ वन प्राइम है क्या? नहीं, वन आपको सिंगल एक फैक्टर देके जाता है, तो वो क्या है आपका? प्राइम नहीं है। टू आपका प्राइम नंबर है, तो टू को मैं क्या मानता हूं? मैं प्राइम नंबर मानता हूं, क्योंकि इसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं? टू। थ्री भी एक प्राइम नंबर है, उसके भी एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं? टू। फोर प्राइम नंबर नहीं है, उसके कितने फैक्टर थे? तीन, तो प्राइम नंबर नहीं है। फाइव एक प्राइम नंबर है, उसके एग्जैक्टली कितने फैक्टर हैं? टू। तो आपने देखा सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? टू। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? टू। इसके आगे कहानी कुछ ऐसी है ना, देखो आपको प्राइम नंबर लिखे हैं 2 3 5 7, अप टू कहाँ तक ले लिए उसने भाई? 100 तक ले लिए, 97 लास्ट में आएगा। अगर अप टू 100 वाले प्राइम नंबर पूछे तो 97 क्या आएगा? टू डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। क्लियर हो गया मामला? इसमें जितने भी नंबर हैं उन सबके सिर्फ दो ही फैक्टर बनेंगे, एक तो वन बनेगा और एक नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। अब मैं क्या बताना चाहता हूं, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जैसे ही मैं इन सारे नंबर्स को ऑब्जर्व करूंगा, मैं ये देखूंगा कि टू इकलौता क्या है? इवन। उसके बाद सारे के सारे जितने भी नंबर लिखे हैं वो सारे के सारे नंबर्स क्या हैं? ऑड। तो ये भी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टू इज द ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। टू इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम, rather than 2 all the numbers are odd numbers, all the numbers are odd numbers। तो ये चीजें समझ गए? अगर आप बच्चे प्राइम समझ गए तो कंपोजिट भी समझ जाओगे। कंपोजिट का मतलब है मोर देन टू फैक्टर्स, जिसके एक से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा फैक्टर हो। मोर देन टू फैक्टर, दो से ज्यादा। तो मतलब एक तो कहीं पे भी सेटिस्फाई नहीं किया भाई। एक जो था उसके एक ही फैक्टर था, एक का कितना फैक्टर था? सिंपल एक। तो वो ना ही प्राइम में फॉल हुआ ना ही कंपोजिट में फॉल हुआ, ऐसा ही हुआ ना। कंपोजिट बोल रहा है मोर देन टू फैक्टर, जिसके दो से क्या बने? ज्यादा फैक्टर्स। तो जो आपका वन था वो ना ही प्राइम कैटेगरी में आया ना ही कंपोजिट में आया, बल्कि अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां मैं एग्री करता हूं कि फोर आपका क्या आएगा? कंपोजिट नंबर आएगा। सिक्स भी क्या आएगा आपका? कंपोजिट नंबर आएगा। और बात करें वन की तो इसमें बोलूंगा कि ये ना ही प्राइम आएगा और ना ही आपके पास क्या आएगा? कंपोजिट आएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है, नहीं आएगा, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन को क्या नहीं कर रहा है? फुलफिल नहीं कर रहा है। कंपोजिट बोलता है मोर देन टू फैक्टर, प्राइम बोलता है एग्जैक्टली टू फैक्टर, वन तो क्या लेके बैठा है? ओनली सिंगल फैक्टर। इट मीन्स वो ना ही आपके पास प्राइम होगा ना ही क्या होगा? कंपोजिट। तो कंपोजिट की डेफिनेशन भी पढ़ लो। और याद रखने वाली बात, सबसे छोटा जो आपके पास देखा आपने, वन तो नहीं आता, 2 3 4, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट आपके पास कंपोजिट नंबर है वो क्या आएगा भाई? फोर ही आएगा। क्या आएगा? फोर। तो ये वाली चीजें भी आपकी क्लियर होगी। फिर आता है को प्राइम नंबर्स। अच्छा, को प्राइम नंबर्स, अब इसमें तो प्राइम मिला, इसमें भी प्राइम मिला, है ना? मिला ना प्राइम। पर इसका मतलब ये नहीं होता कि इसमें प्राइम नंबर जैसा कुछ दिख जाए। को प्राइम ध्यान में रखना, इसमें को प्राइम का मतलब है पेयर आएगा, एक नंबर नहीं आएगा। एक नंबर के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते कि को प्राइम है। अगर आपको दो नंबर देता हूं, उन दोनों नंबर के बेसिस पे आप ये बता सकते हैं कि वो क्या है? को प्राइम में। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, देखो ज्यादा डिटेल में ना जाके, अगर मैं ये बोल दूं कि दो नंबर का अगर एच सी एफ इज इक्वल टू वन आए तो इट मीन्स वो क्या है? आपके को प्राइम है। यानी इसमें भी एच सी एफ क्या आना चाहिए आपका? वन, को प्राइम में। टू और थ्री का एलसीएम लगाओगे तो भी क्या आ जाएगा? वन। तो ये भी क्या है? को प्राइम में। तो ऐसे भी पहचाना जा सकता है। कोई भी दो नंबर होंगे तभी को प्राइम है भाई, एक नंबर को प्राइम नहीं होता कभी। अगर दो नंबर दूंगा कंपैरिजन करने के लिए, फिर गेस कर पाओगे को प्राइम है कि नहीं। तो आप सिंपल क्या देखोगे कि उन दोनों का मतलब ऐसा सोच लो कि उन दोनों में सिर्फ एक ही टेबल होना चाहिए कॉमन, जो आएगा एक का, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। या तो ऐसे सोच लो, या तो ऐसे सोच लो कि ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं। ये भी सोचा जा सकता है कि दो नंबर अगर आपस में ना कट रहे हो, कटने का मतलब 21/44 लिखो, आपस में नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे तो मतलब वो क्या है आपके पास? को प्राइम। ऐसा भी सोचा जा सकता है। मानो मैंने लिख दिया 2 और 6, मैंने कहा को प्राइम है, आप बोलोगे नहीं को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 6 आपस में कट जाते हैं ना। तो ऐसे भी ध्यान में रख लो कि जो भी पेयर बनेगा को प्राइम का, अगर वो आपस में कट जाता है तो वो को प्राइम नहीं है, नहीं कटेगा तो वो को प्राइम है। नहीं कटने का मतलब होगा उसका एचसीएफ क्या आएगा? वन। बल्कि इसका एचसीएफ वन नहीं आएगा भाई, इसका एलसीएफ क्या आ सकता है भाई? टू आ सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप समझ गए, को प्राइम आपका क्लियर हो गया। कोई प्रॉब्लम को प्राइम में? उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के ऊपर।
ये भी इजी टॉपिक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का। सिंपल सी कुछ चीज़ें आप ध्यान में रखोगे। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई 2 3 4 5 6 0 1, ये लिख दिया मैंने। अब फेस वैल्यू क्या होती है? अच्छा, फेस वैल्यू को ऐसे सोचना कि हम देखते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल ना अलाइक नहीं होते, एक जैसे नहीं होते। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट पर्सन की, हर एक पर्सन की अलग अलग आइडेंटिटी है। अब जो राम है, जो राम रहता है किसी मोहल्ले में, वो राम किसी और मोहल्ले में भी रहेगा, पर दोनों की शक्लें क्या नहीं होगी भाई, मैच नहीं करेगी। मतलब दोनों की शक्लें क्या होंगी आपस में, इंडिविजुअल क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो वैसे ही मेरे को बताओ कि जो 5 का फेस है वो किसकी तरह दिखेगा? आप बोलोगे 5 का फेस तो 5 की तरह दिखेगा, यानी 5 की फेस वैल्यू 5, 10 की फेस वैल्यू 10, 13 की फेस वैल्यू 13, 2 की फेस वैल्यू 2, 1 की फेस वैल्यू 1। यानी नंबर्स में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दे के मेरे से पूछ ले, दो चीजें पूछेगा भाई, या तो फेस वैल्यू बताओ भाई इस नंबर में, किसी भी नंबर की पूछ लेगा, या तो प्लेस वैल्यू बताओ, दो चीजें पूछेगा। अगर फेस वैल्यू ऑफ पूछ लेता है वो भाई 4, और यहाँ पे प्लेस वैल्यू ऑफ क्या पूछ लेता है 4, दोनों के आंसर क्या आएंगे? जो फेस वैल्यू है वो तो सेम टू सेम ही आएगी। फेस वैल्यू ऑफ 4 पूछेगा तो आंसर भी क्या आना चाहिए भाई, 4। अगर फेस वैल्यू ऑफ 4 पूछी तो आंसर आएगा 4। प्लेस वैल्यू पूछ ली, तो प्लेस वैल्यू में आप क्या करोगे भाई, प्लेस वैल्यू में आप क्या करने वाले हो, देखना जरा ध्यान से। प्लेस वैल्यू में करने वाले हो, यहाँ पे देखोगे 4 कहाँ पे है, तो 4 है यहाँ पे। 4 से पीछे जो भी लिखा होगा सबकी जगह लिख दोगे 0 0 0 0, यानी उसका प्लेस क्या आएगा। प्लेस का मतलब जैसे हम 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, 10,000 प्लेस है, उसकी बात कर रहे हैं। तो आप 4 लिखोगे, और 4 के आगे पीछे जो भी होंगे, जितने भी नंबर होंगे उतने क्या लगा दोगे, 0। कितने नंबर है भाई, 4 नंबर है, तो 4 क्या आ जाएंगे आपकी, जीरोज आ जाएंगे, राइट। यही प्लेस और फेस वैल्यू है। अच्छा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अब चांसेस कम होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के, फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। हो सकता है ऐसा कुछ नंबर दे दे और वो बोला कि बताओ भाई डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो डिफरेंस पूछा जा सकता है। तो आप पहले प्लेस वैल्यू लिखोगे 4 की, फिर आप फेस वैल्यू लिखोगे 4 की, फिर दोनों का क्या कर दोगे, डिफरेंस कर दोगे। या फिर एडिशन पूछा जा सकता है, एडिशन ऑफ, एडिशन ऐसा भी बोला जा सकता है कि एडिशन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 2 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6, उसका ऐड कर दो। तो आप बोलोगे फेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2, बट प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 600, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो इतनी सी बातें समझ में आ गई। सेम यहाँ पे भी लिखा है भाई, यहाँ पे 352 लिखा है और उसमें बोला था प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज, 5 की प्लेस वैल्यू बता दो तो आंसर आ जाएगा 50, यानी टेंस पे है ना, यानी यूनिट, टेंस, 100 ऐसे करके। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आपका क्लियर हो गया यहाँ तक क्लियर। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गया आपके पास भाई डिविजिबिलिटी रूल। अब डिविजिबिलिटी रूल ना हमें समझना जरूरी है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हमने थोड़ा सा इजी बनाना है, थोड़ा सा कम टाइम में करना है, तो आपको डिविजिबिलिटी रूल ना थोड़े से पता होने चाहिए। और डिविजिबिलिटी रूल बच्चे 2 का भी आता है। अब पूरे के पूरे आइटम को, यानी पूरे के पूरे बड़ा नंबर दिया उसको 2 से डिवाइड करके नहीं देखोगे, मैंने ऑलरेडी बताया, आपने देखना है यूनिट डिजिट को। तो वैसे 2 का डिविजिबिलिटी रूल हो सकता है स्मॉलर क्लासेस में आपने पढ़ा हो। तो आपने बोला लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट का मतलब होता है भाई यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट पे ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं तो आपके नंबर क्या होंगे, डिविजिबल बाई 2, ईजी है। डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, आपने सम करना है सारे के सारे डिजिट का, अगर वो 3 से डिविजिबल हैं तो पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सपोज करो मैंने लिखा 2 1, फिर लिखा 3 और फिर लिख दिया 6, मैंने कहा बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप ना उसको डिविजिबल करने नहीं बैठोगे, आप ऐड करोगे नंबर 2 + 1, आप ऐसे सोचोगे 2 + 1 + 3 + 6 कर लेते हैं, और जो नंबर आएगा फाइनल, अगर 3 3 6, 6 + 6 कितना आ जाएगा 12, ये जो नंबर है अगर वो डिविजिबल बाई 3 है, जो ऑलरेडी है 3 4 जा क्या आ जाएगा 12, तो आप बोलोगे ये पूरा का पूरा नंबर भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 3 होगा, करने की जरूरत नहीं होती। डिविजिबल बाई 3 होने का मतलब है उसमें अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 0 आएगा, राइट। इतना क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। 4 में क्या करना होता है, जितना मर्जी बड़ा नंबर आ जाए आप लास्ट के 2 डिजिट देखोगे, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 0 से डिविजिबल हैं, 0 से नहीं 4 से डिविजिबल हैं, तो कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। इसके अलावा ये भी लिखें, और लास्ट 2 डिजिट अगर भाई 0 0 भी हैं तब भी क्या होगा, वो डिविजिबल बाई
4 होगा। लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 0 भी है तब भी आपका जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाई क्या आएगा, 4 आएगा। डिविजिबल ऑफ 5 का क्या रूल होता है कि आपका लास्ट डिजिट यानी यूनिट डिजिट पे 0 और 5 दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, 0 एंड 5। जैसे मैंने लिख दिया 250 डिविजिबल बाई 5 है, 255 डिविजिबल बाई 5 है, 251 डिविजिबल बाई 5 नहीं है। यूनिट डिजिट पे क्या आ गया, 1। क्या दिखना चाहिए, 0 और 5 में से कोई एक। 6 का रूल होता है अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तो 6 से भी डिविजिबल होगा। अब 2 और 3 का क्या मतलब है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा होगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी फॉलो कर रहा होगा। तो अगर दोनों के रूल फॉलो कर रहा है तो वो 6 से भी क्या होगा, डिविजिबल होगा। अच्छा, डिविजिबल बाई 8 की बात कर लें तो आपने लास्ट के 3 डिजिट देखने होते हैं। डिविजिबल बाई 8 है तो बात बन जाएगी, और लास्ट 3 डिजिट अगर 0 0 0 भी हैं तब भी बात बन जाएगी, तब भी वो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाई 8। तो उसको करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। अच्छा, 9 में जैसे 3 का बनता है वैसे 9 का बनता है। अब सम करोगे सारे के सारे डिजिट का, अगर वो डिविजिबल बाई 9 आ गया तो इट मीन्स आपका नंबर इज डिविजिबल बाई 9। सपोज करो मैंने लिखा 2 3 4 और ये लिख दिया 5, है ना। मैंने बोला बताओ ये नंबर डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं, तो आप कंप्लीट ना करके इसको क्या कर दोगे भाई, ऐड कर दोगे। आप बोलोगे 5 + 4 क्या होता है, 9, 9 10 11 और ये कितना बन गया भाई, 14। 14 9 से डिविजिबल है नहीं है, इसका मतलब ये नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा, है ना। सिंपल सा कंसेप्ट है, करके भी आप देख लेना। कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा भाई उसमें भी। अगर बाय डिविजिबल बाई 10 की बात करूं तो लास्ट डिजिट में 0 आना चाहिए, डिविजिबिलिटी बाई 10 का रूल हो गया। 11 की बात करें तो 11 में देखो कैसे समझना है। अगर कोई मानो बहुत बड़ा नंबर आ गया, जैसे ABCDEF, ये नंबर आ गया, कितने डिजिट है भाई, 6 डिजिट का नंबर आ गया। तो आप क्या करोगे, इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस बोला मैंने, इवन नंबर नहीं देखोगे वहां पे। यानी अगर मैं इसको बोलूं तो ये फर्स्ट प्लेस है, ऑड प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये आपके पास सेकंड और थर्ड है। तो जो भी ऑड प्लेस होगा उनका सम कर लोगे, AC और E, इसका सम कर लोगे, अलग से रख लोगे, और जो बचा है उसका सम कर लोगे यानी इवन प्लेसेस का। तो आप बोलोगे B + D + F कर लेते हैं। अच्छा, इन दोनों के सम करने से 2 रिजल्ट बनेंगे। अगर इनका डिफरेंस, इनका क्या बोल दिया मैंने, डिफरेंस अगर 0 आ जाए या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, या तो क्या जाए, मल्टीपल ऑफ 11, तो इसका मतलब होगा आपका जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई क्या होगा भाई, 11 होगा। यहाँ पे ये लिखा था, इफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस, जो ऑड प्लेस देखने हैं उसमें जो भी डिजिट आएंगे उनका क्या कर दो, सम। ऑड प्लेसेस कौन से, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ प्लेसेस ऑड, नंबर मत चेक करना, मैं अगेन बोल रहा हूँ। हो सकता है यहाँ पे मैं 2 ही लिख दूं, तो 2 लिखूं तो ये ऑड प्लेस पे 2 आया है ना, तो ऑड प्लेस पे जो भी नंबर आएंगे उनका क्या करना है, सम। और जो भी इवन प्लेसेस पे नंबर आएंगे उनका भी क्या करना है, सम। फिर जो भी सम आएगा उन दोनों का क्या करना है, डिफरेंस। और अगर डिफरेंस 0 आ गया या फिर मल्टीपल ऑफ 11 आ गया, मल्टीपल ऑफ 11 का मतलब 11 आ गया, 22 आ गया, 33 आ गया, 44 आ गया, 99 आ गया, तो आपका वो जो नंबर होगा कंप्लीट वो क्या होगा, डिविजिबल बाई 11 होगा। तो ये कुछ डिविजिबिलिटी रूल है जो आपको पता होने चाहिए भाई, है ना। अगर आपको लग रहा है कि आपको थोड़ा सा और अभी तक अंडरस्टैंडिंग नहीं आई तो थोड़ा सा पॉज करने के बाद आप ये चीज़ें खुद से लिखो, खुद से एग्जाम्पल क्रिएट करो भाई माइंड में, तभी थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी ज़्यादा। इतना सा क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब बिल्कुल लास्ट तक आने वाले हम, LCF SCF बचा है, ठीक है, अभी तक तो काफ़ी बचा है। अब ये जो आ रहा है ना आपके पास, ये 10th लेवल है भाई, ये वाला 10th लेवल है। LCM आपको निकालना आता होगा, SCF आपको निकालना आता होगा, अगेन मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। फिर भी बच्चे को समझ नहीं आता है, मैं बोलता हूँ कि मल्टीपल ढूंढो, यानी उसका टेबल ढूंढो। कोई ऐसा पूछ ले कि 3 और 4 का LCM बताओ, क्या बोल दो भाई, LCM। तो मैं बोलूंगा 3 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इसके भी मल्टीपल बनेंगे कितने, इनफाइनाइट। फर्स्ट मल्टीपल इसका क्या बनेगा भाई, 3 बनेगा। सेकंड मल्टीपल क्या बनेगा, 6 बनेगा। थर्ड मल्टीपल क्या बनेगा, 9। फोर्थ मल्टीपल क्या बनेगा, 12, है ना। और फिफ्थ मल्टीपल क्या बनेगा, 15। और उस तरीके से 4 के भी मल्टीपल बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बनेंगे। फिर आएगा 4 4 जा 16। अब देखो इसके भी मल्टीपल लग गया, इसके मल्टीपल लग गया, पर ये मल्टीपल और ये मल्टीपल आपस में क्या आ गया, सेम। तो मैं बोलूंगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या बना, 12। ये मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का। पर अगेन जिस बच्चे को समझ नहीं आता उसके लिए सिंपल ये है कि 3 और 4 लिखो भाई ऐसे, फिर यहाँ पे कट करते जाओ। ये वाला मेथड भी किया होगा, ये तो कट नहीं होगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा।
फिर करो भाई, ये कट नहीं होगा, 2 1 2 आ जाएगा, फिर 3 से कट करोगे, यहाँ पे 1 1, इनको मल्टीप्लाई कर देना, यही एलसीएम बनता है। 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 12। क्लियर है मामला इतना, है ना। और एचसीएफ की बात करूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा, फैक्टर का मतलब याद है ना, टेबल देखने होते हैं, जो भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा दोनों में, वो ही क्या होगा आपके पास, एचसीएफ होगा। अच्छा, एचसीएफ निकालने के भी डिफरेंट मेथड होते हैं, तो धीरे धीरे मेथड्स के ऊपर भी जाते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन को कर लेता हूँ भाई, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही कुछ चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आपका बच्चे मैथ्स यहाँ तक स्ट्रांग होगा, अगर आप 10th लेवल तक सच में आए होंगे अच्छे से प्रिपरेशन करके, तो एच सी एफ एलसीएम में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी मैं बोल देता हूँ कि आपका एक नंबर है भाई 18 a² b⁴, और सेकंड नंबर है आपका 20 a³ b⁻³ मैंने टास्क दिया, दोनों का एलसीएम निकालो और दोनों का क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। अब देखो होता क्या है ना, हम इसको तोड़ते हैं किसमें, प्राइम फैक्टर में। वैसे भी अगर ऐसे वाले काम करोगे तब भी यहाँ पे क्या आएंगे, प्राइम फैक्टर ही आएंगे, जिसमें 2⁻³ आ गई, 3⁻², आ गई, ऐसा कुछ बनता है। तो अगर मैं बोलूँ कि 18 को भी ब्रेक कर लो, तो जिसको ब्रेक करना नहीं आता वो ऐसे रफ में कर लेगा भाई, 18 को ब्रेक कर, बस मैं तो बोलूँगा 2 इंटू 9 बनेगा, और 2 इंटू 9 का मतलब 2 इंटू 3 तो फिर भी 18 के लिए आप अगर इसको नहीं समझ में आता, 2 9 18 करो, 3 3 9 करो, 3 1 3, यानी आप बोलोगे कि इसमें क्या बना 18 के लिए भाई, 2 इंटू 3 जिसको लिखा जा सकता है 3 का होल स्क्वायर, लिखा जा सकता है ऐसे। और यहाँ पे बोलोगे अगेन आंसर आएगा a² और साथ में आ जाएगा b⁻⁴, इतना लिख दोगे। फिर बोलोगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के लिए कितना लिखा था भाई, 20 लिखा था ना, 20 a³ है ना, 20 है यहाँ पे, 20 को क्या लिखोगे, 5 इंटू 4, अगर 5 इंटू 4 तो 2⁻² तो आएगा 2⁻² और साथ में आ जाएगा आपके पास a³ और साथ में आ जाएगा b⁻³। अगर कोई इनके एलसीएम की बात करे तो एलसीएम में क्या देखना होता है भाई, हाईएस्ट हाईएस्ट चीजें लिख दो, इसका नाम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पर सोचो इसके आंसर क्या आते हैं, कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो बड़ा होता है ना। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एलसीएम का जो आंसर आता है वो बड़े वाला आता है। एचसीएफ में तुम्हें नाम से लगता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर नंबर के क्या होते हैं, छोटे होते हैं। अगर मैं 6 के फैक्टर बोल दूं तो फैक्टर वही 6 से ऊपर तो नहीं जाएंगे ना, 6 से छोटे रहेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने इसके ऊपर नहीं जाना है कि हाईएस्ट का मतलब बड़ा होगा, अरे फैक्टर तो छोटे ही होते हैं। और अगर मल्टीपल की बात करोगे तो मल्टीपल जरूर बड़े होते हैं ना, तो लीस्ट पे नहीं जाना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब बड़े, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब छोटे, है ना, इस तरीके से याद रखोगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एलसीएम जब भी पूछा जाए तो आपने बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है भाई। अगर 2 और 2, यहाँ पे 2 एक बार है, यहाँ पे 2 दूसरी बार, तो आपने बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है। 2 क्या लिख देना है, 2। फिर 3 इसमें है, इसमें नहीं है, पर आपको तो लिखना है, आपको तो बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है भाई। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ से आपका 5 है, यहाँ पे नहीं है, कोई मतलब नहीं है भाई, लिखने है तो लिखना है भाई। 5 क्या है, 1। a⁻3 इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा a⁻3, जो भी बड़ा होगा वो लिखो। b⁻3 b⁻4 तो आंसर आएगा b⁻4। जो भी सॉल्व करके बनेगा ये आपका क्या बन जाएगा भाई, एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलसीएम। तो इसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व भी कर लोगे, ये 4 बनेगा, 4 इंटू 5 क्या आ जाएगा आपके पास, 20 इंटू ये बन जाएगा 9, यानी 180 बनेगा। तो सीधा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका जो आंसर बनेगा 180 a³ b⁻4, ये इसका एलसीएम बन जाएगा ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, यानी बड़ी बड़ी चीजें लिखनी है भाई, है ना, मल्टीपल लिखने हैं बड़ी बड़ी चीजें। अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ में हमने क्या चीजें अलग करनी है भाई, एचसीएफ में आप क्या देखोगे भाई, छोटी छोटी चीजें, क्योंकि फैक्टर है ना, फैक्टर छोटे होते हैं, तो छोटी चीजें लिखनी है। अब कॉमन नहीं आएंगी तो बिल्कुल मत लिखना, कॉमन नहीं आएंगी तो बिल्कुल भी नहीं लिखना। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो देखो 2 तो कॉमन क्या आएगा, एचसीएफ की बात कर रहे हो तो देखो सबसे छोटा लिख दो भाई, इनमें से क्या है, 2। रेस्ट टू पावर 2 नहीं है ना, 2 1 है। 3 तो दोनों में नहीं है तो नहीं लिखा जाएगा, 5 दोनों में नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। अगर ए की बात करोगे तो ए क्या आएगा आपके पास, ए में छोटा क्या है भाई, स्क्वायर के क्यूब, आप बोलोगे स्क्वायर तो a² आ जाएगा। अच्छा, बी में छोटा क्या है, क्यूब, तो आ जाएगा b³, तो ये क्या बन जाएगा उसका, एचसीएफ बन जाएगा। क्लियर है मामला इतना, एलसीएम और एचसीएफ का। अच्छा, आप ऐसा भी कर सकते थे कि एलसीएम के लिए 18 और 20 का एलसीएम डायरेक्ट निकाल लिया, तो 18 और 20 का जब भी आप एलसीएम करोगे तो 18 और 20 का एलसीएम तुम ऐसे तो करोगे,
10 आ जाएगा, ये तो 9 ही रहेगा, 2 5 जा 10, फिर 3 से जाएगा, फिर अगेन 3 से जाएगा, फिर अगेन 5 से। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 9, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, और 20 इंटू 9 अगेन आपके पास कितना आ रहा होगा भाई 180, जो 180 मैंने यहाँ पे लिखा, सेम ही तो चीज़ है ना। बस ये समझना है कि आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल में जो भी हाईएस्ट चीज़ें होंगी वो लिख देनी है, चाहे दोनों में कॉमन हो चाहे ना हो। पर अगर एचसीएफ की बात करूंगा तो कॉमन फैक्टर है ना, तो कॉमन फैक्टर है तो कॉमन ढूंढना है और उसमें से छोटी छोटी चीज़ें लिखनी है, लिस्ट लिस्ट वाली चीज़ें लिखनी है। इतना क्लियर हो गया क्या? कोई डाउट आपका यहाँ तक नहीं होना चाहिए, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, तो इतनी सी चीज़ें हमें समझ में आ गई। और साथ में अच्छा एक चीज़ मैं और आपको समझा देता हूँ, एचसीएफ निकालने का एक शॉर्टकट भी करवा देता हूँ। वैसे तो एचसीएफ में यही किया जाता है कई बार कि 18 को ऐसे लिख दिया, 20 को ऐसे लिख दिया, और फिर जो ही काम मैंने आपको बताया था लिस्ट लिस्ट पावर लिखते गए। पर अगर कोई ऐसा बोले 18 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा, तो मैं बोलूंगा एक और तरीका भी है मेरे पास, कि मैं इसमें से ना डिवाइड कर दूंगा किसको, जो बड़े वाला नंबर है उसको छोटे के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड। क्या कर दूंगा, डिवाइड। अच्छा फिर इसको डिवाइड करूंगा, डिवाइड करूंगा, अब मेरे को टेबल ढूंढना है 20 के बिल्कुल पास वाला, तो 18 वन जा 18 ही होगा, तो 18 वन जा 18 करोगे तो यहाँ पे जो भी आपका निगलेक्ट करके आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर अगेन आप यहाँ पे डिवाइड बना दोगे और जो भी ये 18 बचेगा उसको यहाँ पे डाल दोगे ना, डाल दोगे, फिर करोगे 2 9 जा 18। ये कब तक चलेगा सिलसिला, जब तक रिमाइंडर नहीं आता जीरो। अगर अगर यहाँ पे भी रिमाइंडर जीरो नहीं आता, यहाँ पे फिर से मैं क्या बना देता, यहाँ पे फिर से क्या बना देता आपका, ये डिवीजन का साइन बनाता, 2 उसके कहाँ पे लिख देता, डिविडेंड में लिख देता। पर अभी के अकॉर्डिंग जीरो बन गया, जीरो बन गया तो जो भी जीरो से पहले वाला ये होगा वही आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, एचसीएफ रिप्रेजेंट करेगा, जो यहाँ पे क्या आया है 2 आया है। डिफरेंट मेथड्स है भाई, आपने छोटी क्लासेस में किए होंगे सारे के सारे मेथड ना, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ इसमें, ये सारी की सारी चीज़ें आपने छोटी क्लासेस में की होंगी, तो इतना सा क्लियर है ना आपको। तब थोड़ा सा और आगे चलते हैं भाई, एलसीएम और एचसीएफ के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब तुम्हें प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। अब जितना बेसिक होके चलोगे तो एसपीआई थोड़ा सा फिर टफ एग्जाम हो जाएगा आपके लिए। तो बिल्कुल मैंने समझा दिया, इससे ज़्यादा इजी नहीं समझा सकता मैं ना, तो आप भी थोड़ी सी कोशिश करो। फिर भी अगर आपको लगता है किसी पोर्शन में कोई डाउट है तो आप प्लीज़ उसमें कमेंट्स में डाला करो, तो उसमें थोड़ा सा देखेंगे। अगर कोई ऐसा लगेगा मेरे को कि स्पेसिफिक इसी चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बनानी चाहिए तो आप मेंशन करना, तो उसमें एक वीडियो मैं बना भी दूंगा। तो किसी को बहुत दिक्कत आ रही है एलसीएम एचसीएफ में, और उसको लगता है कि एलसीएम एचसीएफ मेरे को बिल्कुल बेसिक से समझना है, तो अगर आप वहाँ पे लिखोगे मेंशन करोगे तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो एलसीएम एचसीएफ की भी बना सकता हूँ, ठीक है। पर अभी जो बच्चे करने वाले हैं ना उनके लिए ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है, ऑलरेडी आपने एलसीएम एचसीएफ निकालना सीखा होगा। अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर आ जाते हैं भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर दुनिया के कोई भी दो नंबर हैं, दुनिया के कोई भी दो नंबर हैं, अगर मैं दोनों का मल्टीप्लाई करूं, और एक काम करता हूं, दो नंबर है तो दोनों का एलसीएम भी बनता है एचसीएफ भी बनता है, और दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का भी मल्टीप्लाई करूं, यानी एलसीएम ऑफ ए बी और एचसीएफ ऑफ ए बी, तब भी मेरे पास जो आंसर आते हैं दोनों के दोनों के आते हैं भाई सेम आते हैं। यानी आप दोनों को मल्टीप्लाई करो या दोनों के एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है सेम। अब बोलो कि कैसे आएगा, मैंने कहा भाई पीछे आपने निकाला, ज़्यादा दूर क्यों जाएंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपने बोला था 18 और 20 का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा 180, और आपका 18 और 20 का एचसीएफ कितना आएगा 2। मैंने कहा ये दोनों के दोनों नंबर क्या थे 18 और 20, तो अगर आप 18 और 20 करो, या फिर एलसीएम ऑफ 18 एंड 20 जो कितना था आपके पास, एलसीएम ऑफ यस एलसीएम ऑफ 18 और 20 कितना था आपके पास 180, और अगर मैं आगे बात करूं तो एचसीएफ ऑफ क्या था आपके पास 2। इन दोनों का आंसर भाई सेम आएगा, आएगा ना सेम आएगा, इन दोनों का आंसर क्या आएगा एग्जैक्टली सेम आएगा। ये हमने प्रूव भी कर लिया, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और सेकंड चीज आपको ये भी पता होनी चाहिए कि अगर मैं किसी भी नंबर का एलसीएम निकालूं तो एलसीएम तो बड़ा ही आएगा, एचसीएफ क्या आएगा छोटा, और हमेशा HCF इज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, ये भी हमने ऑलरेडी प्रूव किया है। देखो अच्छा ध्यान से देखना, अगर मैं एलसीएम बोल रहा हूँ 180, HCM सेम नंबर का बोल रहा हूँ 2, तो कहीं ना कहीं 180 किस किस के टेबल में आएगा, 180 के फैक्टर बनेंगे ना, जिसमें एक फैक्टर क्या होगा उसका 2 भी होगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम, इंपॉर्टेंट चीज है।
पर यही चीज ना सिर्फ 2 के लिए चलती है, 3 के लिए नहीं चलती। आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि 3 नंबर हैं और आप बोलोगे एलसीएम निकाल लेते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी का, और फिर एचसीएफ कर देते हैं भाई किसका, ए कॉमा बी कॉमा सी का, दोनों के रिजल्ट सेम आएंगे। मैं बोलूंगा नहीं, सेम नहीं आएंगे। दिस कंडीशन इज ओनली वैलिड फॉर ओनली 2। अगर 2 होंगे तो वैलिड होगी, 3 के लिए वैलिड नहीं होगी। 3 के लिए अलग टाइप के फार्मूलाज बनते हैं। अगर कोई बोल देता कि एलसीएम निकालो 3 नंबर ए बी सी का, है ना, पर ये वैलिड कंडीशन नहीं है, इसको पहले समझें। ये अलग तरीका है एबीसी का एलसीएम निकालने का ना, आपके पास एक अलग मेथड भी है। एलसीएम निकालने के लिए आप तीनों को भी कर सकते हो, जैसे आपने ऐसे किया था, यहाँ पे 3 नंबर आएंगे, तीनों को कर सकते हो, 4 के लिए भी कर सकते हो, 5 के लिए, 10 के लिए भी, कोई प्रॉब्लम नहीं, एलसीएम सेम आएगा। पर अगर उसने उलझाया आपको क्वेश्चन किस में भाई, फार्मूला में, तो एलसीएम कभी पूछ ले वो एबीसी का, तो आंसर आएगा भाई पहले एबीसी सेम टू सेम लिख दोगे, फिर उसके बाद एलसीएम का है आंसर सारा का सारे में एचसीएफ आएगा, एचसीएफ ऑफ ए बी सी, उसके एबीसी में तीनों का इकट्ठा एचसीएफ, फिर एचसीएफ दो दो के, एचसीएफ ऑफ ए बी, फिर मल्टीप्लाई आएगा बीच में एचसीएफ ऑफ बी सी, फिर मल्टीप्लाई आएगा बीच में, फिर एचसीएफ ऑफ क्या आएगा आपके पास, ए सी आ जाएगा, या सी ए बोल सकते हो। सेम फॉर एचसीएफ, अगर एचसीएफ पूछ लेगा 2 नंबर का 3 नंबर का, तो यहाँ पे पी क्यू आर आ जाएगा, फिर सारा का सारा आंसर एलसीएम में आएगा, एलसीएम ऑफ पी क्यू आर, नीचे 2 2 का क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अगर आपको इतना क्लियर हो गया तो भाई ये लास्ट 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 तक पहुंच रहे हैं हम, है ना। तो क्लास काफ़ी बड़ी होगी, पर फिर भी मैंने ये सोचा है कि एक लेक्चर में जितना भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट होगा आपका करवा दूंगा मैं ना। उसके लिए ना 2 लेक्चर नहीं बना रहे हम, बनाने के लिए मैं 3 लेक्चर भी बना लूँ, पर 2 लेक्चर में आपका पूरा का पूरा चैप्टर हमने खत्म करना है। एक में डिस्क्रिप्टिव करना है, एक में क्या करना है भाई, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने हैं। अब देखते हैं चेंज कैसे करेंगे डेसिमल फॉर्म को पीवाईक्यू फॉर्म में। अच्छा, इसके लिए सिंपल सा कंसेप्ट है। देखो, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, ज़्यादा हमने वो नहीं करना, क्योंकि हमने वोट नहीं देना, हमने क्या देना है भाई, ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम देना है। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर कोई मेरे से पूछे 0.23 और उसके ऊपर लगा दे बार, पहले मैं बोलूँ आइडेंटिफाई रैशनल है इरेशनल है, तो आपका आंसर आना चाहिए सर ये तो रैशनल है, क्योंकि ये जो 23 लिखा है उसके ऊपर बार है, वो रिप्रेजेंट करेगा 0.232323 एज अ सो ऑन। तो ये जो नंबर्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप के हैं, तो ये क्या आएगा आपके पास, रैशनल नंबर आएगा। मैं बोलूँगा रैशनल नंबर है तो इसकी पीवाईक्यू फॉर्म लिखूं, आप बोलोगे हाँ लिखी जा सकती है। सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है। अगर 0 है और पॉइंट के आगे जो भी नंबर लिखा है उसके ऊपर क्या लगा दिया, वार, तो उसका आंसर आएगा भाई 23, और नीचे अगर ये 2 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 9 9। डायरेक्ट याद कर लो। बना कैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई ऐसा बोल दे 0.4 का बार, तो मेरा आंसर आना चाहिए भाई 4/9। क्या आना चाहिए, 4/9। कोई बोले 0.239 और इसके ऊपर क्या लगा दिया, बार, तो आंसर आना चाहिए 239/999। जितने भी नंबर के ऊपर बार होगा उतनी क्या लगा देना, 9 लगा देना नीचे। सपोज करो किसी ने पूछ लिया 0.2346 और इसके ऊपर लगा दिया कंप्लीट बार, तो आंसर आ जाएगा 2346, नीचे आ जाएगा 4 × 9। डायरेक्ट याद कर लेना ये वाला रिजल्ट, इसी रिजल्ट को, यही इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे बन जाएंगे, पर यहाँ ध्यान में रखना, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ 0.2346 और बार लगा देता हूँ सिर्फ यहाँ पे, तो कहानी ऐसे नहीं बनेगी। ये कहानी तभी वैलिड है जब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 0 हो और राइट हैंड साइड में कंप्लीट क्या हो, बार। तो अगर कहानी ऐसी होगी तो चीजें फिर और तरीके से बनेंगी, पर उसमें भी यूज इन्हीं का ही करोगे ना। तो ये इंपॉर्टेंट था। अगर ये इंपॉर्टेंट था तो यहाँ से 3 वैरायटी के क्वेश्चन लिए मैंने, और 3 वैरायटीज में ये पूरा का पूरा डिस्कस कर लूंगा मैं आपके साथ। तो 0.53 और इसके ऊपर लगा दिया बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर आएगा 53/99, यही आएगा ना, 53/99। तो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, सिंपल है। 0 के राइट हैंड साइड में कंप्लीट जो भी नंबर होगा सबके ऊपर क्या होना चाहिए, बार होना चाहिए। अच्छा, कोई ओपन करने के लिए बोल दे तो ये कुछ नहीं बना, ये बना है 0.53 53 53 एस ऑन। ये कौन सा नंबर है, रैशनल नंबर है। कौन सा नंबर है, रैशनल। कोई बोले रैशनल है, इसका वो पीवाईक्यू फॉर्म बताओ, तो पीवाईक्यू फॉर्म क्या आ जाएगी भाई, 53/99, यही आएगी, राइट। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आ गया ये वाला 2.51 बार। अब आप बोलोगे इसमें भी तो सेम कर सकते हैं, मैंने कहा नहीं कर सकते। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, क्या होना चाहिए था, 0। तो मैं बोलता हूँ 0 बना लेता हूँ ना। ये 2.51 का बार है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 + 0.51 बार, तब भी तो सेम ही चीज है।
है ना सेम चीज, कुछ अलग तो नहीं किया, 2 को अलग कर दिया बस। अब इसका आंसर तो पता है, इसका आंसर तो इसकी तरह ही बनेगा, तो आपका आंसर आएगा 2 प्लस 51 अपॉन 99। अब इसके आगे कहानी हमें आती है, तो आप एलसीएम ले लोगे, 99 एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे, 2 इंटू 99 प्लस क्या आ जाएगा 51। अब 99 को मल्टीप्लाई बाई क्या कर दो भाई, 2 कर दो, 198 बनेगा, और 198 आपके पास प्लस 51 कर देना उसमें, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, 249 आएगा भाई, 249 डिवाइड बाई 99, तो ये भी हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ना जी। क्लियर हो गया ये वाला, ऐसे करना है ना, ऐसे करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट, ये तो आपको समझा ही दिया मैंने कैसे कैसे सोचना होता है, अगर ये आपके समझ में आ गया तो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट था 2.128। अब यहाँ पे भाई 28 के ऊपर बार है, यहाँ पे 28 के ऊपर क्या आ गया, बार। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तो पहले तो ये समझो कि मेरे को क्या करना है भाई, इस पॉइंट को अगर ये यहाँ पे होता तो शायद क्वेश्चन बन जाता, फिर आप लिखते 21 प्लस 0.28 बार, और 0.28 बार को लिख देते 28/99 लिख देते ना। अब ये डेसिमल आपको यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को एज्यूम कर लो कि मेरा क्वेश्चन क्या है, बाई है भाई, क्या है, बाई। अच्छा, निकालनी किसकी वैल्यू है, बाई की ही निकालनी है, मैंने एज्यूम किया ना मेरा क्वेश्चन बाई है, अगर मैं बाई की वैल्यू निकाल पाता हूँ तो मेरा आंसर आ गया, तो मैंने एज्यूम कर लिया मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है, बाई। अब इसको खिसकाना है इधर, तो मैं दोनों साइड 10 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 10y बन जाएगा, यहाँ पे 21.28, ये खिसक गया इधर, तो क्वेश्चन इजी बन गया, वो वाला आता है मेरे को करने, आता है, तो यहाँ पे आएगा 21 प्लस 0.28, उसके ऊपर क्या आ जाएगा, बार। अब इजी है, अब डिफिकल्ट नहीं है, बस यहाँ पे 10y के साथ चलानी है कहानी। सोचो यहाँ पे अगर 2 डिजिट के बाद होगा तो 100 भी करना पड़ सकता है, 1000 भी करना पड़ सकता है। ये आएगा 21 प्लस 28/99। अब इसको सॉल्व करोगे तो 21 इंटू 99 ऐसे ही होगा ना, या 99 इंटू 21 मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा 199, यह आ जाएगा आपके पास 18, और 18 प्लस 1 19, 16 17 2079, और 2079 को फिर ऐड करना पड़ेगा इस 28 के साथ, 16 17 2107, तो इसका आंसर आएगा 2107, और साथ में क्या आ जाएगा उसके बाद डिवाइडेड बाई 99, पर एक इसकी वैल्यू है भाई 10y की, मेरे को 10y नहीं निकालना है, मेरे को तो y निकालना है, तो 10 को इधर भेज दो, तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 2107 अपॉन 990, ये y की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो गया, तो मैंने तीनों टाइप्स आपको करवा दिए, इसके अलावा और कोई टाइप नहीं बनता इसमें, तीनों टाइप्स करवा दिए। इसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें सोचोगे तो थोड़ा सा क्या बन जाएगी, इजी कहानी बनेगी, बेसिक फॉर्मेट याद होना चाहिए। अगर फिर 2 आ गया तो 2 प्लस 0.51 कर दिया, अगर कभी ऐसा आ जाया तो मल्टीप्लाई बाई कर दिया, उसको बाई मान लिया, 10 बाई कर दिया, कभी 100 बाई भी करना पड़ सकता है, कभी 1000 बाई भी करना पड़ सकता है, तो वो सारा डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन के ऊपर। क्लियर है ना, 3 टाइप आपके यहाँ पे आके ये क्लियर होते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, यस फाइंड रिमाइंडर, आई थिंक इसके बाद आपके क्वेश्चन चालू हैं, हाँ इसके बाद आपके क्वेश्चन चालू हैं। तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने का एक ट्रिक, अब आप बोलोगे रिमाइंडर तो ऑलरेडी हम फाइंड आउट करते आए हैं, पर मैं बोलूँगा जिस तरीके से मैं फाइंड आउट करवाऊंगा शायद आपने ना किया हो। अच्छा, रिमाइंडर का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। अब 5 में डिवाइड बाई क्या कर रहा हूँ भाई, 2 कर रहा हूँ, 5 को डिवाइड बाई 2 कर रहा हूँ। रिमाइंडर का मतलब ये होता है भाई 5 को डिवाइड बाई 2 करोगे, 2 2 जा 4, और रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा, 1। पर इतना बेसिक से नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसा सोचेंगे 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचता है, 1, क्या बचता है, 1। अच्छा, सपोज करो मैं यहाँ पे कुछ चीजें अलग कर दूं, मैं बोल देता हूँ मैं 2 से नहीं 3 से कर देता हूँ। सोचो मैंने गलती से इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया, तो 2 3 क्या आ जाएगा, 6, 6 आ जाएगा, तो 5 माइनस 1 क्या दे देगा, -1। इसका मतलब अगर मैं 2 2 जा 4 करूंगा तो +1 चाहिए, अगर 2 3 जा 6 कर दिया तो क्या चाहिए, -1 चाहिए, यानी रिमाइंडर पॉजिटिव 1 भी आ गया, नेगेटिव 1 भी आ गया। अब बोलोगे आप नेगेटिव रिमाइंडर तो होता नहीं है, पर मैंने कहा आपको निकालना पड़ सकता है। अच्छा, नेगेटिव रिमाइंडर में को पॉजिटिव करने का तरीका भी मैं बताता हूँ ना, थोड़ा सा और चीज़ें लेते हैं भाई।
7 डिवाइड बाई 5 कर लेते हैं, 7 डिवाइड बाई 5। अब 5 से डिवाइड करोगे तो 5 1 जा 5 6 7, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। हाँ मैंने कहा नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा, तो उसके लिए ना एक एक्स्ट्रा करना पड़ता है, 5 2 जा 10 पे चले जाओ, फिर 10 करोगे तो आपके पास कितने का डिफरेंस आएगा 3 का, तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा 3। रिमाइंडर तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। जब भी आंसर नेगेटिव रिमाइंडर में बनता है उसको आपने ऐड करना होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो आप करोगे 5 प्लस माइनस 3, तो आंसर कितना आएगा 2, और ये 2 क्या आएगा आपका रियल रिमाइंडर आ जाएगा, क्या आ जाएगा रियल रिमाइंडर। इतनी सी बात कहानी समझ में आई। इतनी सी कहानी का मतलब ये है भाई पॉजिटिव रिमाइंडर भी होता है नेगेटिव रिमाइंडर भी होता है। कभी नेगेटिव रिमाइंडर आंसर आ रहा हो तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाया जाए, सीधा जो नेगेटिव रिमाइंडर आएगा उसको ऐड कर दो किसके साथ, जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका रियल रिमाइंडर आ जाएगा, यानी पॉजिटिव रिमाइंडर। थोड़ा सा और चीज़ों को ईजी बनाते हैं भाई, 13 डिवाइड बाई क्या कर देते हैं 6 कर देते हैं। अब जैसे आप डिवाइड करोगे तो 6 2 जा 12, तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। मैंने कहा 6 2 जा 12 ना करके 6 3 जा कर लो, है ना, तो 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा तो 18 माइनस 13 कर लो, है ना, तो 18 माइनस 13 करोगे तो 18 माइनस 13 आपके पास क्या आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा -5। अब आप बोलोगे रिमाइंडर -5 में नहीं होता, मैंने कहा हाँ नहीं होता, तो कभी रिमाइंडर माइनस में आ जाए तो उसको ऐड कर दो जिससे डिवाइड कर रहे हो, तो -5 + 1 कर दो, आंसर कितना 6 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, और 1 ही इसका क्या आएगा रियल रिमाइंडर आएगा। इतनी सी कहानी समझ में आती है आपको। रिमाइंडर नेगेटिव भी बता दिया मैंने, पॉजिटिव भी बता दिया, बल्कि नेगेटिव रिमाइंडर एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तरीके हम यूज करेंगे, राइट। अच्छा इसके अलावा कुछ चीजें और जान लो भाई जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोचो कभी ऐसा आ जाए कि यहाँ पे डिवाइड बाय लिख दिया भाई उसने 3, डिवाइड बाय क्या लिख दिया 3, और ऊपर आपके पास बहुत बड़ा नंबर दे दिया, और उस नंबर में ना एडिशन में दे दिया, उसने बोल दिया भाई यहाँ पे मानो आपके पास आ गया 5, फिर आ गया 7, फिर आ गया आपके पास 3, और आपने कहा कि फाइंड द रिमाइंडर। दो तरीके हैं करने के, दो तरीके हैं, ध्यान से सुन लेना ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको ऐड कर लोगे तो 5 6 7 8, और आपके पास आंसर आ जाएगा 15, और 15 डिवाइड बाई क्या कर लोगे 3, ऐसे करोगे ना, और फिर देखोगे 3 5 जा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, ऐसे बोलोगे। पर मैं बोल रहा हूँ कि एक तो ये वाला टाइप है, एक ये वाला टाइप भी आप इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल के ऐड भी कर सकते हो। आप बोलोगे इसको सॉल्व करूंगा तो इसको सॉल्व करने के बाद मैं रिमाइंडर लिख रहा हूँ, सीधा क्या लिख रहा हूँ रिमाइंडर, तो 3 1 जा 3, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 2, रिमाइंडर लिख रहा हूँ ना, ये यहाँ से करूंगा 3 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, यहाँ से करूंगा 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचेगा 0, जो भी रिमाइंडर है बीच में प्लस लगाया तो रिमाइंडर को ऐड कर लो, तो 2 + 1 + 0 आंसर कितना आ जाएगा 3, फिर उसको डिवाइड बाई 3 कर दो, तो अब रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो ये काम भी किया जा सकता है, ये काम भी किया जा सकता है भाई, ये काम भी किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर सेम क्वेश्चन में ऐसे ना बना के ऐसे बना दूं, देखो 5 × 7 कर दिया, इंटू क्या कर दिया 2, और डिवाइड बाई क्या कर रहा हूं मैं 3 के साथ, और मैं बोल रहा हूँ फाइंड द रिमाइंडर, क्वेश्चन अभी भी मेरा सेम है फाइंड द रिमाइंडर। इस क्वेश्चन को अगर तुम ऐसे करोगे कि 5 2 10 कर लिया, 10 × 70 डिवाइड बाई 3, तो ये भी करने का एक तरीका है। फिर आप बोलोगे 3 2 कितना आ जाएगा 6, बचा क्या 7 यानी 1, तो फिर आएगा 3 3 9, यानी रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें 1, रिमाइंडर कितना बचेगा 1। पर मैं बोल रहा हूँ ऐसे मत करो, ऐसे भी तो सोचो कि इसका मैं डायरेक्ट सॉल्व करके रिमाइंडर निकाल लेता हूँ, अगर डायरेक्ट सॉल्व करके इसका रिमाइंडर निकालूंगा तो आएगा 3 1 जा 3, 4 5, रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 2, फिर आएगा 3 3 जा 6, रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर आएगा 3 0 जा 0, 3 1 जा 1 तो बड़ा हो जाएगा ना, 3 0 जा 0, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2। अभी रिमाइंडर आपस में किस में जा रहे हैं मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 2 1 × 2, तो आंसर आ जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, तो सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3, अगेन रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो ये भी तो एक तरीका है, ये भी तो एक तरीका है, इसमें क्या अलग किया भाई हमने। अब आप बोलोगे सर ये तरीका अपनाना क्यों है, ये इससे अच्छा तो हम पुराने वाला तरीका यूज कर ले, पर मैं बोलूंगा कि अपनाना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्टी लेवल उसका रेज हुआ तो अपनाना पड़ेगा भाई, है ना। सेम आप नेगेटिव के साथ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी आंसर क्या आता है सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आएगा। तो बस नेगेटिव, जैसे रिमाइंडर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने का तरीका होता है जो भी डिवाइड करो उससे क्या कर लो उसको ऐड कर लो। अब आ जाते हैं भाई अपने क्वेश्चन के ऊपर। अगर आप इतनी कहानी मेरी समझ गए हो तो शायद ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व करने के लिए कैपेबल होंगे। अब देखो ये आंसर क्वेश्चन है मेरे पास
39 रेज टू पावर 42 और डिवाइड बाई क्या है 10। मुश्किल क्वेश्चन। अगर आप 39 रेज टू पावर 42 को सॉल्व करोगे उसमें पसीने छूट जाएंगे भाई। फिर उसके बाद डिवाइड बाई 10 भी करना है ना। फिर आपने क्या निकालना है भाई, रिमाइंडर निकालना है। तो अगर आपने वो वाला कंसेप्ट सीखा होगा तो आप इतना समझ गए कि 39 इंटू 39 इंटू 39 ऐसा ऐसा लिखना है हमने। कितने टाइम्स लिखना है, 42 टाइम्स। 42 टाइम्स आपने सेम चीज लिखनी है और डिवाइड बाई क्या कर रहे होंगे 10। अब मैं बोलूंगा रिमाइंडर ही तो निकालना है, तो अलग अलग का निकाला जाए। अच्छा इसका रिमाइंडर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा। अब रिमाइंडर निकालना आसपास वाला, क्या आसपास वाला। अगर आप बोलोगे कि ये भाई 10 3 जा 30, रिमाइंडर इज +9, आप सही हो मैं गलत, आप सही हो मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा ना। अगर आप 3 से करोगे तो 30 आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा +9। पर मैं बोल रहा हूँ मैं एक कदम आगे जाता हूँ, 10 4 जा 40 कर देता हूँ, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपके पास। तो रिमाइंडर कितना आएगा -1। कितना आएगा भाई -1। तो इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर भी -1। मैंने बिल्कुल पास वाला लेना है ना, पास वाला। यहाँ पे -1 और आगे जाके सबका क्या आएगा -1। यानी आप ये एग्री कर रहे होंगे कि ये रिमाइंडर आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई। कितनी बार मल्टीप्लाई होंगे 42 टाइम्स। अगर 42 टाइम्स मैं ऐसे बोल रहा हूँ देखो -1 -1 ऐसे मल्टीप्लाई करो कितने भाई 42 टाइम्स और डिवाइड बाई क्या कर दो 10, तभी भी रिमाइंडर सेम ही आएगा। अगर -1 42 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1/10। और 1 को अगर आप 10 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 10 0 0। तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। रिमाइंडर कितना आएगा 1। आई थिंक आपको कहानी समझ में आ गई। आगे कहानी समझ में कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं जी। वैसे इसमें भी करना है। अब इसमें 3 कितनी बार मल्टीप्लाई हुई है 2022 टाइम्स मल्टीप्लाई है ना। ये थोड़ा सा अलग वैरायटी है, इसको भी समझे। 3 रेज़ टू पावर 2022 और डिवाइड बाई क्या है 5 और पूछा है फाइंड द रिमाइंडर। अब मैं बोल रहा हूँ ना कि ये 3 आपने ऐसे मल्टीप्लाई भी कर दोगे ना, तो 3 को जैसे आप करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, या तो 3 आएगा या तो क्या आएगा -2 आएगा। पर अगेन आपके पास क्वेश्चन फिर से लेंथी बनेगा ना। -2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे 2022, नहीं कर सकते। तो कोशिश यही रहनी चाहिए 1 बन जाए। और 1 बन जाए तो आई थिंक यहाँ पे 3 का मल्टीपल ढूंढ लो। अगर 9 बन जाए तो बात बन जाएगी। अगर 9 डिवाइड बाई 5 होगा तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, फिर -1 रिमाइंडर बन सकता है। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके ना यहाँ से एक 2 अंदर लेके आ रहा हूँ। यहाँ से एक 2 अंदर लेके आओगे तो 2022 को डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा 2, तो आ जाएगा आपके पास 1011। यानी इसको ऐसे लिख दो 3 रेज़ टू पावर 2, ऊपर लिख दो भाई 1011 और नीचे आ जाएगा आपके पास 5। नीचे क्या आ जाएगा 5। ऐसा लिखोगे तो सेम ही तो बात है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको अगेन में मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम ही तो बन जाएगा। पर अभी के अकॉर्डिंग मेरे को जो रिक्वायर्ड है 3 3 जा 9 कर लेता हूँ, 9 रेज़ टू पावर 1011 कर लेता हूँ डिवाइड बाई 5। अभी तो आई थिंक आप समझ गए मैंने ऐसा क्यों किया। अब इसको सॉल्व करूंगा तो करूंगा भाई 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 अप टू कितने टाइम्स भाई 1011 टाइम्स, अप टू 1011 टाइम्स डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 5। अब आप हर एक के लिए कर लो। इसके लिए करोगे 5 2 जा 10, पास तक जाना है -1, इसका रिमाइंडर -1 तो आप बोलोगे -1 कितने टाइम्स तक आएगा। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे -1 इंटू -1 इंटू -1 अप टू कितने टाइम्स, अप टू 1011 टाइम्स डिवाइड बाई क्या आ जाएगा 5। अच्छा कितने टाइम्स आ रहा है, नेगेटिव नेगेटिव आ रहा है ना। देखो -1 और टाइम्स आ रहा है। तो आंसर आएगा भाई -1/5। क्या आएगा -1/5 ऐसा आ जाएगा। तो आप -1 को क्या करोगे भाई 5 से डिवाइड करोगे। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ तो अच्छा कुछ छूटा तो नहीं, एक बार मैं देख लेता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है भाई चलेगा। 2022 आ गया था, 5 आ गया था, 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 4 बन जाना था, 5 2 जा 10, -1 अप टू दिस टाइम -1 रेज़ टू पावर दिस -1/5। ठीक है माइनस में आएगा फिर रिमाइंडर। अगर आप देखोगे तो 5 0 0 रिमाइंडर इज -1। रिमाइंडर कितना आ गया -1। अगर -1 रिमाइंडर आएगा तो ये सुटेबल नहीं है। रिमाइंडर पॉजिटिव बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, 5 से आप क्या कर रहे थे भाई डिवाइड कर रहे थे ना, तो 5 प्लस -1 करना पड़ेगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। तो इस वाले केस में रिमाइंडर आएगा मेरा 4 और ऊपर वाले केस में रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपके पास 1, है ना। तो उम्मीद है कि इतना हायर लेवल के क्वेश्चन तो शायद ही पूछे जाएं, फिर भी छोटे मोटे पूछे जा सकते हैं। तो रिमाइंडर निकालने की ये जो ट्रिक है ये भी आपको भाई याद होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर।
थोड़ा सा सोचो इसके बारे में भी, इंटरेस्टिंग चीज़ें है ना। तो उम्मीद है बच्चों आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे हमें ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर आपका शुरू होगा, मतलब लेक्चर जो होगा ना इसके बाद मैथ्स का, उसमें आप क्या कर रहे होंगे भाई, क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, 20 क्वेश्चन है आपके नंबर सिस्टम से रिलेटेड। तो हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स का है, तो सारे के सारे टाइप्स इसमें कंप्लीट करेंगे। और साथ में अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर आपको कुछ और प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि एसपीआई की प्रिपरेशन कैसे करें, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या मैं कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करूं प्रॉपर स्टडीज़ के लिए, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो आपको उसमें भी आपके क्या करेंगे भाई, कमेंट के कुछ ना कुछ जवाब हम दे देंगे। तो राइट, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। तो इसके बाद आपके लेक्चर कंटिन्यू रहेंगे। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि आपका जो कंप्लीट कोर्स रहेगा ये वाला, ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, सारा का सारा आपको ना यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, राइट। तो इसी तरीके से मैथ्स आपका चलेगा, बाकी सब्जेक्ट भी धीरे धीरे आपके इसी तरीके से चलने वाले हैं। मैथ्स में मैंने प्रोसीजर आपको बता दिया। अगर आप ये बोलोगे कि सर एमसीक्यू के लिए हम कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो मैं बोलूँगा कि दुनिया भर के एमसीक्यू तुम्हें गूगल पे मिल जाएंगे। बस नंबर सिस्टम डाल देना, हेडिंग नंबर सिस्टम, और अप टू द लेवल ऑफ 10th डाल देना, या सीधा डाल देना कि एमसीक्यूज रिलेटेड टू द क्लास 10th। तो उससे रिलेटेड आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे, वो भी सॉल्व करोगे बच्चे, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। क्योंकि एसपीआई कभी भी आपका बहुत ऊपर का लेवल नहीं पूछेगा, वो उतना ही पूछेगा जितना आपने पढ़ा होगा, यानी 10th लेवल का ही आएगा। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने थोड़ा सा 10th लेवल से भी थोड़ा सा अपग्रेड करके आपको बताई हैं, पर इस लेवल तक हमें जाना पड़ सकता है। इन केस अगर कोई क्वेश्चन बन गया तो आप बना लो, इजीली बना लो, राइट। तो इस तरीके से आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, या इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, उसका हमने सारे का सारा डिस्क्रिप्टिव पोर्शन कंप्लीट कर लिया। वैसे ही अगले लेक्चर में हम उसका क्या करेंगे भाई, ऑब्जेक्टिव पोर्शन सॉल्व करेंगे। उसके लिए आपका जो होमवर्क है वो इतना सा रहेगा कि आप जितना भी आज मैंने करवाया है वो सारा का सारा रिवाइज करके बैठें। उसके बाद जो स्मार्ट बच्चा है वो कैसे अप्लाई करेगा चीज़ों को, जैसे ही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँगा वो क्या करेगा भाई, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेगा। नहीं होगा तो आप पॉज कर लोगे वीडियो, फिर क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे, फिर पॉज को ओपन करोगे, फिर देखोगे कि मेरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपका आंसर मैच बैठता है कि नहीं बैठता है। अगर मैच बैठता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपको फिर वहाँ पे देखना है कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की। इस तरीके से करोगे तो काफ़ी अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी ना। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब के लिए जय हिंद, जय भारत।